गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम गुरुकुल की बात हमने कल देखी। वहां तक पहुंचने के लिए वैदिक पेरेंटिंग ये सीढ़ी है। बच्चों को गुरुकुल के लिए योग्य करना वो गृह शिक्षा कहा जाता है। बराबर है। कुछ शिक्षा हम घर पर दे सकते हैं, कुछ शिक्षा हम घर पर नहीं दे सकते। कुछ शिक्षा हम गुरुकुल पे दे सकते हैं, कुछ शिक्षा हम गुरुकुल पे नहीं दे सकते। दोनों है। कुछ घर पे सिखाया जाता है, कुछ घर पे नहीं सिखाया जाता है। कुछ गुरुकुल पे सिखाया जाता है, कुछ गुरुकुल पे नहीं सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल पे आ गया तो सब कुछ उसको सिखा देंगे। कुछ कनेक्टिविटी माता पिता से होती है और उससे जो बात सीखता है वो कभी भी गुरु से नहीं सीख सकता है, और कुछ बातें वो गुरु से सीखता है वो कभी माता पिता से नहीं सीख सकता है। तो उसका अलग अलग गुण है। बराबर है। कुछ बातें माता पिता को ही सिखानी होती है और वो नहीं सिखाए तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। बराबर है। तो वो काम गृह शिक्षा का है। तो वैदिक पेरेंटिंग में ये गृह शिक्षा यानी कि घर पे कैसे सिखाया जाए, उसको घर पे किस तरह से माहौल बनाया जाए, उसकी बात गृह शिक्षा में यानी कि वैदिक पेरेंटिंग में आती है। वैदिक पेरेंटिंग के सूत्र 100 है और वो 100 सूत्र पर 5 विभाग है। 5 विभाग 5 स्तर के हैं। जैसे एक स्तर हो गया 0 से 5 साल का, तो इसके लिए सूत्र बताया है लालयेत पंचवर्षाणि। 5 वर्षों तक बच्चों का लालन करना है। बराबर है। बाद में क्या बताया है 10 वर्षाणि ताड़येत, अनुशासन करना है बाकी के 10 वर्ष, यानी कि 6ठे वर्ष से लेकर 15-16 वर्ष तक अनुशासन का समय है। ताड़येत यानी कि अनुशासन करना है। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, 16 साल का हो जाए उसके बाद मित्रवत उसके साथ आचरण करना है। बाकी के 10 साल तो हो गए 25 साल। पहले 5 साल लालयेत, ताड़येत दूसरे 10 साल और उसके बाद के 10 साल मित्रवत आचरण। बराबर है। तो ये 3 विभाग हुए। पहला अन्नमय कोश का, दूसरा विभाग प्राणमय और मनोमय कोश का, तीसरा विज्ञानमय और आनंदमय कोश का। ये 5 कोशों में विभाजित पंचकोशीय विकास की यात्रा है। वो पंचकोशीय विकास की यात्रा हमने वैदिक पेरेंटिंग के पूरे कोर्स में रखी हुई है, जो ऑनलाइन वो वैदिक पेरेंटिंग का पूरा कोर्स सूत्र वाइज उपलब्ध है। वो एक कॉमन माहिती है सबको सीखने की। उसका प्ले स्टोर में हमने कोर्स रख दिया है। वो कोर्स बहुत ही परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी के ज्ञान पर जो सूत्र बने वो ज्ञान आधारित सूत्र पर ही आधारित है। वो भारत में ऐसा पहला है जो पेरेंटिंग का होते हुए भी वो वैदिक यानी कि शास्त्र के बेस पर है। आहिंदा सब जो है वो प्रयोग के बेस पर है, कोई वेस्टर्न मान्यताओं के आधार पर है। भारतीय मान्यता पर पूर्णतः आधारित गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को बेस में रखते हुए जो कोई पहला और अंतिम अभ्यासक्रम है वो वैदिक पेरेंटिंग का है, और वो पूरा का पूरा हमने ऐप पर रख दिया है। अभी प्ले स्टोर में आप जाकर ऐप पर वो कोर्स देख सकते हैं। एजेंसी ने दिया था, उसने पूरा का पूरा कोर्स वहां पर दिख दिया है। अब आगे की हम बात देखें तो आजकल की समस्या बच्चों की बढ़ रही है। आजकल जो हम तैयार करना चाहते हैं उस प्रकार के आचार्य अभी पूरे भारत में तैयार नहीं हो रहे। दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि घर वाले ही उसको तैयार करके नहीं भेजते। मैं पिछली ही बार बताऊं तो एक व्यक्ति यहाँ बाहर से एडवोकेट आए थे, बस आपको सबको पता होगा। अपने बच्चों को बहुत सारा कुछ तैयार करके आए थे 1 साल के लिए। कुछ गुरुकुल पे एडमिशन देने की इच्छा भी थी, उत्तीर्ण भी हो गए थे यहाँ पर, वो सारा कुछ हो गया था। वहां पर आए थोड़े दिन रहे, 15 दिन, रोने लगे। बराबर रोने लगे और कोई उपाय नहीं था तो रोने लगे। तो हमको बताया भाई ये रो रहा है,
क्या तकलीफ है, वहां तो कुछ बताया नहीं, क्योंकि आपने ही खुलना सिखाया नहीं। जो एक होता है वो गुण होता है आत्मनिवेदन का, नव भक्ति है, पता है आपको? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम ससख्यम आत्मनिवेदन, उसमें अंतिम जो है वो आत्मनिवेदन, अपनी बात बताना। बराबर है? गुरु की जो उत्तम बात बताई गई है वो अपनी बात पेक नहीं रखना, अपनी बात बताना कि क्या तकलीफ है। यदि वो नहीं बताते हैं तो अंतिम समय तक समाधान नहीं आ सकता, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि तकलीफ क्या है। तो हमने पूछा कि उसकी क्या तकलीफ है, बच्चा बता नहीं रहा है, जबकि बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि वो बता दे। लेकिन आप अपने को बताना सिखा रहे हैं, गुरु को बताना नहीं सिखा रहे। बराबर है? उसको पढ़ाना गुरुकुल में है लेकिन बताना मुझे है, ऐसी आदत उसको डालते हैं। बराबर? तो एक राजनीति शुरू हो जाती है वो अंदर ही भाजपा कांग्रेस की, गुरुकुल कांग्रेस है वो लंबे टाइम का नहीं, अभी लाभ ले लो, 5-10 साल जो भी पढ़ोगे उतना पढ़ लो। सही मेरे सगे माता पिता है, क्योंकि वो जीवन भर मुझे हूंफ देने वाले, फोन पे कहते बेटा जब तक ठीक है तब तक रहो, कोई बात नहीं, बाकी फोन कर देना। बराबर? तो इस काल में गुरुकुल चलाना आर्थिक समस्या नहीं है, इस काल में गुरुकुल चलाना साइकोलॉजिकली मानसिक बहुत समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं। आर्थिक तो किसी को भी बता देंगे, पता चलेगा, लोग बहुत है, तो आर्थिक तो व्यवस्था हो जाती है कहीं ना कहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हमारा तो याचक व्रत है, तो कोई किसी को इस तरह से बिल्कुल नीचे की कक्षा में आकर फंड लेना या तो फिर उसको गिड़गिड़ाना, ऐसी हम नीचे के स्तर पर गुरुकुल को ले ही नहीं जाते, इतना गौरवानी हम नहीं करते किसी की भी। तो गुरुकुल को ऐसी करनी नहीं है कि वो लोगों को भीख मांगो और लोग गुरुकुल पर दया करें, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था कोई दया खाने योग्य है ही नहीं। तो इस तरह से तो हम करते ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को उस तरह से हम सिखाते ही नहीं आत्मनिवेदन करना। तो उसने कारण बताया ना, वो बहुत मार्मिक कारण था उसका जाने का। वो यहाँ क्यों रहना नहीं चाहता था? वो कहता था कि गर्मी है, वो बराबर स्वाभाविक है, मेरे हाथ में नहीं, मैं नहीं गिराता हूँ गर्मी, मैं वालों 50 का तापमान मेरे हाथ में होता तो मैं नहीं करता। बराबर है? मुझे भी नींद नहीं आती है, तो वो तो स्वाभाविक, मैं भी उसी परिस्थिति में गुजर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई गुरुकुल का दोष है नहीं। गर्मी पड़ रही है तो गुरुकुल तो कोई पूरा विश्व चला नहीं रहा है। बराबर? मेरे हाथ में तो है नहीं गर्मी पड़ना या बारिश लग, तो बराबर। लेकिन गुरु जी के ऊपर पंखा चालू है और हमारे ऊपर नहीं है, वो उसकी समस्या। बराबर? वो गुरु जी जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर पंखा चालू हो, देख रहा है, उसको गर्मी की समस्या नहीं, उसको समस्या गुरु के ऊपर पंखा चालू हो और मैं कैसे गर्मी में बैठूं, ऐसा अन्याय वो कभी सहन करना ही नहीं चाहता। बराबर? कितना बड़ा अन्याय हुआ देखो। बराबर? कि गुरु के ऊपर पंखा चालू है, उसको वो चूपता है, गर्मी नहीं चूपती। वो पंखा बंद होता तो कोई तकलीफ नहीं थी उसको, तो 50 डिग्री गर्मी उसको तकलीफ नहीं। तकलीफ गुरु के ऊपर पंखा चालू है, वो उसको तकलीफ का कारण है और उसके ऊपर नहीं है। फिर मतलब उसको गुरुकुल भेदभाव पूर्ण रखा और हमने वो समझ कर ही किया था ऐसा। बराबर है? क्योंकि इससे परीक्षा, यहाँ जो आपने बताया ना, उसकी सही परीक्षा तो बच्चा आता है ना तब सही परीक्षा वो लेते हैं कि उसको माइंड में क्या डाला है। स्कूल वाले तो इंटरव्यू ले लिया तो बराबर है, क्योंकि उसका एम तैयार करना नहीं होता है बच्चों को, जो कुछ गलत मान्यताएं गई है वो निकालने का नहीं होता है। तो वो भी ज्यादातर खोजबीन नहीं करते, उसको क्या मतलब है, उसको ऐसे भी पैसा कमाना है, वो आ ही रहा है बच्चे को पास करके, हमारा तो एम ये नहीं। तो उसके माइंड में जो माता पिता ने डाला है, यहाँ फेलियर बच्चे का नहीं है, माता पिता, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसकी वृत्ति ऐसी बना दी है कि गुरु के पास पंखा उसको चूपता है। और वो भी माता पिता उसको नहीं समझाते हैं कि ये तुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, गुरु को बड़ा होता है, वो पंखा चालू रखे कि नहीं, वो भी उसको समझाते नहीं है उसको। बराबर? वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब उसको ही शिक्षा नहीं है कि गुरुकुल क्या है।
अब ये स्थिति है, और ये तो एक बहुत अच्छे संप्रदाय जो प्रचार करते हैं लोगों को समझाने का, और वो बड़ी जिम्मेदारी थी उसकी। ये व्यक्ति की ये स्थिति है, तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या बात करें, जीवन घड़कर कुछ सीखे ही नहीं है, सीखे बिना ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। गुरु शिक्षा का कुछ पता ही नहीं है कि भाई मुझे गुरुकुल शिक्षा जैसे उत्तम ज्ञान लेना है, उत्तम ज्ञान लेने के लिए कोई भी उत्तमता तभी आप पर घटित होती है, तभी आती है जब आप में कुछ उत्तमता हो। लोहे में कुछ ऐसा होता है तो ही वो लोचुंबक उसको खींच सकता है, वो धूल को नहीं खींच सकता है, मिट्टी को नहीं खींच सकता है, पत्रे का मिश्रण हुआ तो भी नहीं खींच सकता है, अन्य धातु का मिश्रण हुआ तो भी लोहा खींचता नहीं है, प्योर लोहा होगा तो ही खींचेगा। जब हमारे में कुछ ऐसा होगा तब उत्तम बातों की ओर हम आकर्षित होंगे, और वो उत्तम बातें हम ले पाएंगे जब हमारे में कुछ उत्तमता होगी। तब हमारे में वो उत्तमता नहीं है तब तो पूरा जगत एक तरह का ही दिखेगा, और यदि ऐसा दिखता है पूरा सब कुछ सही, तो मानना है कि हमारी परीक्षक बुद्धि नहीं। डायमंड का व्यापारी है वो ये कहेगा कभी कि डायमंड भी अच्छा है, नकली मोती भी अच्छे हैं, सब मैं रखता हूं, ऐसा कहेगा कभी? वो क्या कहेगा, नकली मोती कटलेरी की दुकान पे मिलेंगे, वो रखेगा कभी? तो समदृष्टि वो नहीं है कि वो सब रखता है, कचरा बचरा सब एक साथ, और सबको अच्छा बताता है कि नहीं ये डायमंड भी सही, ये नकली मोती भी अच्छा है, उसका भी कुछ काम है, वो भी सही, वो भी सही। तब परीक्षक दृष्टि नहीं आती है, और तब न्याय नहीं होता है उसके ऊपर, बराबर। तो गलत सही आपको जीवन भर पता न चले कोई तकलीफ नहीं, गलत उसी दिन से पता चल जाना चाहिए। क्या बोलना है वो आपको जीवन भर ना आए चलेगा, क्या नहीं बोलना है वो पहले दिन से पता होना चाहिए। यही गुरुकुल की बात मैंने कल जीतू भाई को बताई। संस्कृत आर्य गुरुकुलम की एक विधि है, परम पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी द्वारा दी गई साइकोलॉजी की। व्यक्ति कोई भी कुछ कहता है तो प्रभाव में नहीं आता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो कर परीक्षा। यही बात मैंने कल जीतू भाई को बताई, मनीष भाई थे उसने कहा कि कोई व्यक्ति बोलता है तो वो किस प्लेटफॉर्म पर बोलता है, उसकी वृत्ति क्या है, वो समझे बिना उसके फोटो छाप देते हैं। आप माइक पर बोल रहा है, गुरुकुल का कुछ पता नहीं है, वो कह रहा है गुरुकुल शिक्षा की मैं पूरे वर्ल्ड में स्थापना कर दूंगा, बराबर, जबकि उसकी लोन चल रही है, वो भरने की उसकी ताकत नहीं है, तो वो पूरी व्यवस्था में बदल दूंगा। कैसे होगा? वो ज्ञान के बिना होगा क्या कभी? और कुछ उसके वजूद है, दम कुछ है क्या, उसके फोटो छाप देते मैंने कहा उसको, और वो फोटो आपको अभी परेशान कर रहे हैं। हमारी पत्रिका एक दिखाओ संस्कृत आर्य गुरुकुलम की, जिसमें एक भी राजनेता का फोटो, बराबर, एक भी लाइन नहीं, एक भी लाइन नहीं। ये गौरव है, वो ग्रांट भी हमको देने को तैयार है, एक भी छापा नहीं हमने, एक भी व्यक्तिगत किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं की, या बड़े हो इतना भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि हम विचार का प्रभाव जानते हैं, विचार का महत्व जानते हैं। बच्चों को खास करके वो सिखाना है आपको, विचार का क्या महत्व है। वो स्ट्रोंग आप नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू बच्चों में टिक नहीं सकती। कोई भी वैल्यू उसमें टिकाना है, उसका पात्र ही आप ऐसा नहीं बनाते हैं कि कोई उत्तम वैल्यू उसमें टिक पाए, पात्र ही हल्का फुल्का बनाते हैं। सिंह का दूध यदि रखना है तो ऐसा कहा जाता है कि यदि सिंह का दूध रखना है तो पात्र सोने का होना चाहिए, बराबर है, नहीं तो सोने के पात्र के अलावा वो टिकना फूट जाता है। उस तरह से उत्तम विचार यदि उसमें टिकाने हैं लंबे समय तक, और वो जरूरी टिकाने के लिए बहुत है, क्योंकि पहले कोई खतरा नहीं था। अब तो आप YouTube खोलोगे, आप पहले क्या था, माघ के समय की बात है, कभी माघ के पापा उसको बहुत सारी संपत्ति दे गए थे। उस ज्योतिषी ने बताया था कि ये व्यक्ति दानवीर होगा, उसका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, वो संपत्ति का व्यवस्थापन नहीं करेगा, उसकी उत्तम चेतना है, उत्तम चेतना होने से वो सबको दे देगा, अंतिम में उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो पापा को चिंता हुई तो अलग अलग जगह उसने मोती सोना कुछ डांटा था अलग अलग जमीन पर, और ऐसी कहानी है कि वो फिर बता कर गए थे कि यहाँ रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं
पहले के काल पे ऐसा होता था कि कुछ रकम आपने रख दी तो आप सिक्योर हो जाएंगे। अभी 50 करोड़ भी बच्चे के नाम पर कर दिया आपने, मानो कर दिए, 2 करोड़ कर दिए, 5 करोड़ कर दिए, सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वो यूट्यूब खोलेगा 10 एड दिखाएगी उसको, जंगली रमी से लेकर अलग अलग गेम, बराबर है, बराबर। और वो धीरे से वो बताएंगे उस एड में भी कि इसकी आदत लग सकती है, ये पूरा खतरा है इसका, बराबर है। धीरे से बोलेंगे वो, या तो अलग अलग, जैसे आप उसको समझ न पाए और वस्तुएं अलग से समझाने के लिए आएगी कि इसमें आप इतना जीत सकते हो। अब बच्चा जब वो जानेगा तब 10-15 बार रोज सुनेगा वो कोई वीडियो। एक बार तो उसको मन होगा, एक बार काफी है उसको, एक बार काफी। 500 एड देखेगा, 1000 एड देखेगा, एक बार काफी है। एक बार वो चुगल में गया कि वो ड्रग्स पर लाइन निकलती है, यहाँ फनल है, वो यहाँ से चढ़ता है एक व्यक्ति रमी पर, वो रमी पर नहीं चढ़ता है 50 रुपए से, वो एक ऐसी ट्रेन में बैठ जाता है जिसकी फनल, फिर आप कितना भी सत्संग करते हो या कोई श्लोक बोलते हो या फिर आप उसकी बड़ी बड़ी बात भगवान की और परलोक पुण्य पाप आत्मा की करते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका कारण वो आप उसका माइंड कनेक्ट किए भी ना करते हो, पूरी बात है। और रट्टा मराते हो आप उसको, श्लोक सिखाते हो 2-4 भोजन के, और वो सब सिखाते हो कि भाई भगवान आकाश में है या तो हमारे अंदर है या तो वो है। वो सब बात वहां टिकती इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू लेने की जो सक्षमता चाहिए वो आपने तैयार नहीं की। वो आपकी भी अच्छी बात टिकनी वहां टिकेगी नहीं, क्योंकि कोई अच्छी बात कह देने से नहीं चलेगा। उसके अंदर सक्षमता तैयार करने के लिए आपने क्या किया है वो बहुत मायने रखता है, और गलत बात को छुड़वाने के लिए आपने अनुशासन क्या दिया है वो मायने रखेगा। वो आपने नहीं किया है तो एक काफी है, एक चुंगल काफी है, फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी वो करोड़ों रुपए गवाकर अपने आप को भी गवा सकता है। ऐसी परिस्थिति है। इसके लिए अभी तो बच्चों को तैयार करना, दूसरी सब शिक्षा छोड़कर, स्कूल कॉलेज न जाए तो कोई बात नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण गुरु शिक्षा हो गई है। एक अपेक्षा से मैं बोलूं तो गुरुकुल से भी ज्यादा जरूरी, गुरुकुल अभी इतना जरूरी नहीं, वो तो परोपकार के लिए, गुरु शिक्षा स्व उपकार के लिए। तो अभी तो वो पहले स्व उपकार करेगा, तब तो वो सक्षम होगा पर उपकार करने। तो पहले वो स्व उपकार तो करे, पहले वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करे। वो प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है गुरु शिक्षा। इसके लिए हम गुरुकुल की व्यवस्था पर होते हुए भी सभी जगह पर गुरु शिक्षा का प्रचार करते हैं, गुरुकुल का नहीं। गुरु शिक्षा सबके लिए है, गुरु शिक्षा आप दे सकते हो, गुरु शिक्षा का अनुपालन हम, और इतने जगह पर आप अभी क्राइसिस देख रहे हैं कि कितने जगह से आप बचाओगे। आज गुरु शिक्षा देने वाला परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने उस समय लिख दिया कि उस समय ऐसी स्थिति आने वाली है और इसके लिए गुरु शिक्षा ही बहुत जरूरी है। वो गुरु शिक्षा एक है, और बाकी के आप देखेंगे तो फेसबुक, यूट्यूब से लेकर और सारे सोशल मीडिया के कितने आयाम से बच्चों को साइकोलॉजिकली आप कहें कि प्रेशराइज किया जाता है, वो आपको अंदाजा नहीं है। और मैं हर जगह पर व्याख्यान देने जाता हूं तो ये बता रहा हूं कि एक समय पर मुस्लिमों का आक्रमण था। मुस्लिमों का आक्रमण था तो उस समय के जो लीडर्स थे, तो रामदास स्वामी ने उस समय अखाड़े किए थे गांव-गांव, और रामदास स्वामी ने अखाड़े किए महाराष्ट्र में, उसके बाद पश्चिमी कर्नाटक में, उसके बाद उस तरफ आगे साउथ की साइड बढ़े, उसमें वीर मारुति और दास मारुति की स्थापना की थी। अखाड़े किए थे क्योंकि उस समय पूरा अटैक था वो शरीर से था, शारीरिक रूप से वो अटैक करते थे। अटैक करके वो उसको मारते पीटते थे, आक्रमण करते थे, रेप करते थे, सब कुछ मुस्लिम सल्तनत का ये एक बंधा हुआ एक नियम था, और उस हिसाब से उसका प्रतिकार कर सके इसके लिए शरीर सौष्ठव अच्छा होना चाहिए गांव में, इसके लिए उन्होंने अखाड़े की स्थापना की थी। और उसके बाद वो समझाते थे बाद में। आज ऐसी परिस्थिति नहीं, आज आक्रमण शारीरिक नहीं,
शारीरिक होता तो एक व्यक्ति कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कर सकता था, और वो जब है तभी कर सकता है। वैचारिक आक्रमण ऐसा होता है वो नहीं है तभी भी हो सकता है, बराबर है, एक साथ करोड़ों पर हो सकता है, बराबर, वो चेन बन जाती है। शारीरिक आक्रमण तो जब किया तब होगा, उतने स्थान पर ही होगा, वो चले गए बाद में नहीं होगा। वैचारिक ऐसा नहीं, वो सतत होगा, वो पता चलेगा। शारीरिक आक्रमण, मानसिक आक्रमण आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कॉलेज में जब हम व्याख्यान देने जाते हैं, प्रवचन करने जाते हैं, तब ये बताते हैं कि आज से आप अमेज करो, आप एक अनुमान लगाओ, आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का एक भाग अनुमान का है। न्याय दर्शन उसका उपयोग करता है अनुमान का, तर्क को कर्कश करने के लिए। तो आप एक अनुमान लगाओ कि आज से 15 या 20 साल पहले कोई कॉलेज में लड़का जा रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है लड़कियों के साथ, वो लड़के को यदि बताया होता कि मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, दोनों जगह पर फटे जो जीन्स है वो तुझे पहन कर जाना है, बराबर, मैं 1000 रुपया दूंगा तुझे। लड़कियों के साथ वो पढ़ रहा है, बीकॉम या बीए कर रहा है कुछ भी, तो वो जाता नहीं जाता? 1000 रुपया देने पर भी वो जाता नहीं जाता? आज 1000 रुपये का खरीद कर पहन कर वो जा रहा है, हाँ, उसको पता, उसको क्या पहनना वो निश्चय नहीं करता है, उसको क्या पहनाना वो कोई और निश्चय करता है, क्या भोजन करना वो निश्चय नहीं करता, उसको क्या भोजन करवाना वो कोई और निश्चय करता है, उसको क्या चाबी किसी और के पास है, वो खिलौना है चाबी वाला, बराबर। उसकी हेयर स्टाइल कैसी रखनी है वो 4 साल पहले कोई निश्चित कर देता है कि ऐसी हेयर स्टाइल वाले चाहिए, तो किसको फिर बताना आगे कि ऐसी हेयर स्टाइल करवानी है, तो फिर वो हेयर स्टाइल एक की चालू होगी, उसके बाद एडवर्टाइज होगी, उसके बाद 2-4 लोगों को उसको मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड मिलेगा, वो हेयर स्टाइल सब करने लगे। वो निश्चित नहीं करता है किसी और के पास चाबी। और सबसे बड़ा कारण पतन का या सबसे दुस्थिति वो होती है, चाणक्य ने बताया, जब हमारी चाबी किसी और के पास हो और वो हमको पता भी न हो। आज ऐसी स्थिति, हमारी चाबी किसी और के पास हो और वो भी तामस आदमी के पास हो, हमारी तिजोरी की चाबी किसी और के पास हो, हमारे बैंक के पासवर्ड और किसी के पास हो, विचार करो कितना जोखिम है। सात्विक के पास, मेरे जैसे भी पास आपके पासवर्ड है तो भी जोखिम है ना। मैं लूट दूंगा नहीं, लेकिन कहीं लिखूंगा तो और कोई ले लेगा ना मेरे से, बराबर ना, वो जोखिम तो है ही, बराबर है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मेरे पास है तो मैं हो सकता है कहीं लिख दूं, और वो लिख दूं तो और कोई व्यक्ति पढ़ ले, तो जोखिम तो है ही, बराबर। पर्सनल बात आपसे दूर हुई, अलग हुई तो जोखिम है। सात्विक के पास गई तो कम जोखिम है, राजस के पास गई तो और ज्यादा जोखिम है, तामस के पास गई तो पक्का ही है, जोखिम है ही नहीं, पक्का ही है, अनिष्ट पक्का ही है, जोखिम नहीं। जोखिम तो क्या होता है, जो 50-50 होता है, संभव असंभव होता है तब जोखिम है, ये जोखिम नहीं है तो पक्का ही बात है। अब पूरे युवा मानस की चाबी कहां पर है आज, बड़ा। एक पिछले वर्ष गांधीनगर में कार्यक्रम रखा था, उसमें हमको न्योता मिला कि आमंत्रण मिला, एक बहुत बड़ी कोई कास्ट ने वहां पर नियोजन किया था और वहां पर हमको हमारा स्टॉल लगाना था। स्टॉल लगाना तो एक केवल निमित्त था, पुस्तक का स्टॉल लगाना निमित्त था, उसके ऊपर परिचय हो ये मुख्य था कि भाई वो क्या कर रहे हो ध्यान में आए, तो 5-10 लोगों को वहां भेजा था। तो वहां पर म्यूजिकल नाइट रखी, तो सोशल का एनजीओ चला रहे थे, तो एक एनजीओ का ग्रुप बना है, उसमें हम भी लोग थे, वो भी थे, क्योंकि एनजीओ सारे के सारे सब लोग एनजीओ में ही गिनते हैं। गुरुकुल भी एनजीओ है और वो भी एनजीओ, क्योंकि 1951 के ट्रस्ट के रजिस्टर्ड एक्ट के अंतर्गत सब रजिस्टर्ड एक साथ में है। वहाँ भेड़ भी वहाँ पूरा है और शेर को भी वहाँ रख दिया है, सभी जगह पर एक जगह पर है, सब एक पिंजड़े में, बराबर। 1951 का ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंदर सब रजिस्टर्ड है, सब एक ग्रुप में। तो वो उन्होंने बताया कि ये
एक नाइट रखी है और एक बड़ी नाचने वाली व्यक्ति प्रसिद्ध है जो, उसको बुलाया है, तो एक नाइट का 15 लाख रुपया लेती है। ओके, तो आप क्या करते हैं? बोले हम सामाजिक संस्था सेवा कर रहे हैं। सामाजिक सेवा क्या कर रहे हैं? बोले व्यसन मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। किसी को दारू का है, किसी को गुटखा का है, मावा का तो पूरे सौराष्ट्र में व्यसन ही व्यसन है, तो सब व्यसन सब प्रकार के छुड़ाते हैं। तो आज पूरी लिस्ट थी, इतने लोगों को दारू छुड़वाया, इतने को गुटखा छुड़वाया, इतने को मावा छुड़वाया, इतना इतना है, ये संस्था का परिचय दिया था। अच्छा है, कार्यक्रम रखा है, तो ये वो बोले ये सब पब्लिक इकट्ठी करने के लिए कार्यक्रम रखा है, युवा भी आ जाए इसके लिए कार्यक्रम रखा है। और नाचने वाले को बुलाए, डांस करेगी वो, और वो डांस का 15 लाख रुपया लेंगे, तो बराबर है, ठीक है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य के ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बोले ऐसा कुछ नहीं, हमारा कार्य है, वो ये अलग है, ये बिल्कुल सेपरेट है। वो तो हमारा कार्य व्यसन मुक्ति का अलग है, ये तो हमारा सोसाइटी में प्रचार करने का जरिया है, हमारी संस्था का बैनर का प्रचार। मैंने कहा आपका बैनर ज्यादा लोग देखेंगे कि ये नाचने वाली को ज्यादा लोग देखेंगे? बैनर कहाँ लगा हुआ होगा? आप देखते हैं, देखो कितने बैनर लगाए कार्यकर्ताओं ने, एक भी बैनर याद है आपको? मुझे तो पता ही है, तो भी ये लगाते हैं, तो मुझे तो लगता है लगा दो। आपको पक्का पता है कि आपको नहीं देखना है। बाकी सुंदर लड़की का चित्र अभी रख देते सब, कितने लोग देखने जाते। हर एक व्यक्ति बाहर का भी निकला तो वो देखकर जाता ना अंदर, बराबर। मानो कि बाहर ऐसा चित्र लगाया होगा कोई हीरोइन का या किसी का भी, आधा ऐसा नंगा या कुछ भी, तो साबरमती से यहाँ पर भी निकलने वाला व्यक्ति देखकर जा रहा है, चलो क्या है देखकर जा रहा हूँ, बराबर। BMW वाला आता तो भी वो पार्क करके लगाता, क्या है देखकर जाऊं। वैदिक पेरेंटिंग के कितने जगह लगाए हैं, देखो किसी ने भी पढ़े हैं, ये क्या है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां रस नहीं। मन कहां पर जाता है? बड़े होल्डिंग लगाने से और लाइटिंग लगाने से मन वहां नहीं जाएगा। वो कुछ नहीं है तो भी मन वहां जाएगा रस होने से, बराबर है। रस नहीं है तो वहां नहीं जाएगा, रस है तो जाएगा। हमको पता है कि रस नहीं है लोगों को, तो बैनर देखेंगे नहीं, तो मैं बताता हूँ तो भी वो लगाते हैं कि चलो कोई देख ले, शायद फोटो निकाल ले, तो भी बहुत खुशी। घर जाकर देखेंगे, नहीं देखेंगे वो मुझे पता है, क्योंकि इतनी गैलरी में हजारों फोटो में एक बैनर कहाँ हो, कब उसका क्रम आएगा, तब तक तो व्हाट्सएप में और आ जाएंगे, तो गैलरी फुल होगी। तो वो तो टाइम नहीं है उसके पास अच्छी देखने का, अच्छा सुनने का। तो मैंने कहा कि ये बोले कि नहीं रखा है। मैंने कहा कि ये 10 साल तक आपने जो व्यसन मुक्ति का कार्य किया ना, एक नाइट काफी है वो सारा पुण्य को धोने के लिए। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको मानस शास्त्र का अभ्यास नहीं है, साइकोलॉजी का। ये जो 15 लाख रुपया इसको आप देते हैं, आप जीवन भर आपको ये पता न चले कि किसको प्रमोट करना चाहिए तो चलेगा, लेकिन पहले दिन से आपको ये पता होना चाहिए कि इसको प्रमोट नहीं करना है। प्रमोट करने के आपको सेंस कब आए वो बात अलग है, जिस दिन आ जाएगी तब तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसको प्रमोट करना चाहिए, मेरे द्वारा किसका प्रचार होना चाहिए, वो आपको पता। उसके लिए कोई बड़ा मस्तिष्क आपके पास चाहिए, उसके लिए बड़ी सोच आपके पास चाहिए, उसके लिए बड़ा विजन आपके पास चाहिए। केवल आप अपना स्वार्थ देखेंगे तब तो आप किसी और को ही कहते रहेंगे, तब तक तो आप नशे में ही रहे, तब आप विजनरी नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि आप संस्था चला रहे हो तो आप इसको बड़ी करते हो, जो भी व्यक्ति है उसको बड़ा कौन करता है, बराबर है। बड़ा वो नंगे नाच रही है तो उसको बड़प्पन कौन दे रहा है? प्रोग्राम का आयोजक दे रहा है। वो यदि सड़क पर नाचती तो उसको देखता नहीं, लेकिन आप कितने बड़े स्टेज देते हो, इतने बड़े मीडिया को बुलाते हो, राजनेता को बुलाते हो और सबको बुलाते हो। मैं आने वाला नहीं हूं, लेकिन बहुत सारी संस्थानों के लोग आनेंगे, क्योंकि उसको साइकोलॉजी पता नहीं है कि उसको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो भी उसके पास सेंस नहीं है, तो वो आएंगे। तो उसको किसने बड़ा किया? आप सब लोगों ने मिलकर उसको बड़ा। लोगों को लगा कि इसको तो भाई देखने जैसा है, नहीं तो इतने लोग थोड़े उनको बुलाते 15 लाख देकर, तो दूसरा उसको देखकर 20 लाख देकर उसको बुलाएगा, तीसरा 25 लाख देखकर बुलाएगा, वो बड़े बनते जाएंगे।
ऋषि ने बताया ना कि वो चूहा डर रहा था तो उसको बिल्ली बना, बिल्ली बनकर भी डर रहा था कुत्ते से, तो तम तो अवत स्वा भव, तो स्वान बन गया। तुम तो अवत व्याघ्र भव, तो सिंहो भव, सिंह बन गया। बराबर है। तो ये बढ़ता गया, इस तरह से आप बढ़ाते गए, कार्यक्रम करते गए। उसके अंत में क्या हुआ, आपने जो 10 साल तक व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया, कुछ हजार लोगों को व्यसन मुक्त किया, और एक व्यक्ति के हाथ में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने सिगारेट पकड़ा दी विल्स की, या फिर कोका कोला पकड़ा दी, या फिर कोई भी प्रकार का ड्रग्स पकड़ा दिया, कुछ भी पकड़ा दिया, कितनी देर लगेगी युवाओं के हाथ में आने में? इसके हाथ में पकड़ा दिया, 1 करोड़ युवा के हाथ में आ गया। ड्रग्स इसके हाथ में पकड़ा दिया, 1 करोड़ के हाथ में आ गया, क्योंकि इसको आपने जगह बना दी युवाओं के मस्तिष्क में। पूरा खतरा है ये युवा के मस्तिष्क में क्या ले जाएगी वो आपको पता नहीं। वो जाने बिना आपने इसकी जगह बनाई हजारों लाखों युवा के मस्तिष्क में, और उसके बाद ड्रग्स वाले या फिर किसी भी लोगों को बिल्कुल आसान हो गया इसके थ्रू आप उस युवा मानस तक पहुंचना। आप चाहे कितने भी आंदोलन करते रहो, सत्संग की बात करते रहो, वो कुछ ऊपर का सब होगा, असली वहां पर रस होगा उसका, क्योंकि ये मानस है पूरा। क्रिकेटर, एक आपके भारतीय युवा के मानस में क्रिकेटर बिठा दिया आपने हर एक ने, और वो खास करके पेरेंट्स ने बिठाया है। जो अभी वृद्ध है ना, उसको गजब पागलपन है स्कोर देखने का, पूरे दिन टीवी पर स्कोर देखते रहते हैं, मैच होता है बराबर, और आपको और कुछ अच्छी बातें देते हो न देते हो, पागलपन वालिसा में देते ही क्रिकेट का। वो पागलपन युवा हो, अभी जो युवा पीढ़ी है उसको दुकान भी देते हैं एक साथ में चाबी वाली, और एक पागलपन भी दे देते 2-3 उसके ऊपर, बराबर है। वो पागलपन वो वारसा में लेकर आया है, तो वो खुद वारसी में फिर आगे अपने बच्चे को देता है। कितने स्कोर हुआ, कितना मैच हुआ, कितनी बैठकें जीती, कितना क्या हुआ, वो सब कुछ एक पागलपन उसको दे देता है। वो पागलपन हुआ कि वो क्रिकेटर उसके माइंड में चला गया, वो चला गया कि एक नहर बन गई वहां पर जाने की। अब वहां पर से ड्रग्स जा सकता है, सिगारेट जा सकती है, कोका कोला जा सकती है, बहुत सारे भद्दी कहे जाने वाले नुकसान करने वाले पदार्थ जा सकते हैं, और आपको उसमें नुकसान नहीं लगता है। टीवी वहां चल रहा है और आप बैठे हो, और पूरे बच्चे भी देख रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट की बात चल रही है, तो उसको भी पता है कि पापा किसको महत्व देते हैं। आप जब घर पे क्रिकेट की बात करते हो, इनडायरेक्ट बच्चा देखता है कि आप किसको महत्व देते हैं। इतने बिजनेस के बिजी शेड्यूल, आपने कभी गुरुकुल की बात की, पॉजिटिव बात की, नेगेटिव आप बहुत करते होंगे, बराबर है। नेगेटिव तो बहुत करते होंगे कि कभी फोन नहीं उठा होगा कार्य पे, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, तो कुछ ये निष्फलता की आप बहुत बातें करते हो। कभी कोई पॉजिटिव बात की, कभी आपके जीवन का ऐसा समय निकाला जो आपका कंफर्ट जोन नहीं था, तो पता चलता है आप उसका महत्व रखते हो। बाकी छुट्टी के दिन हम कोई कार्यक्रम करें, वो छुट्टी के दिन आप आ जाए, उसका बहुत महत्व इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़कर आपने कुछ नहीं किया है। पिताजी ने मेरे पूछा था, गुरुजी इसको धंधे में सेट कर दूं और उसके बाद सब शास्त्र पढ़ाऊं थोड़ा थोड़ा, तो चलेगा क्या? बराबर है, पूरा सेफ हो जाएगा पैसे कमाने का। तब तो कोई साधन ही नहीं था, पूरा का पूरा कोई साधन नहीं पैसा कमाने का, कोई वस्तु, जमीन नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई आवक नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, एक भी स्थायी इनकम सोर्स कहे जाने वाला कुछ भी नहीं। तो जमीन होती 10 बीघा तो कम से कम जमीन तो है, वो तो सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई नौकरी होती तो नौकरी तो है पापा की, तो हो जाएगी, कुछ फंडिंग हो जाएगा, एफडी होगी, कुछ तो होगा, कुछ है। तो गुरुजी ने बताया तो पूरा काम वही फिर कराओ, फिर कोई महत्व नहीं है। फिर पहला धनाचार्य बनाओ, बाद में न्यायाचार्य बनाओ। तो पहले धनाचार्य बनो, फिर आयुर्वेदाचार्य बनना, न्यायाचार्य बनो। तो वो बताते थे हमेशा कि कंफर्ट जोन जब तक आप अच्छी बातों के लिए छोड़ना नहीं शुरू करोगे, स्कूल पे छुट्टी एक दिन नहीं रख सकते लोग, जबकि स्कूल पूरी छोड़ दी।
उसकी इच्छा स्कूल पूरी छोड़ने की है, लेकिन कब? पूरा संसार छोड़ना है, लेकिन कब? 100 साल के बाद। आज एक दिन भी नहीं छोड़ना है। एक दिन पूरा छोड़ना है, बात अलग है। आज एक दिन नहीं छोड़ना है। स्कूल पूरी छोड़नी है कभी? आज तो उसको एक दिन भी आधा, वो मिसिंग मेंटालिटी, उसको नहीं भेजने में अभी भी लगता है कोई मिसिंग हो जाएगा, कोई अद्भुत ज्ञान से वो ऐसा रह जाएगा कि वो नहीं मिले तो वो तरसा रह जाएगा, जबकि पता है कि वहां पर ज्ञान नहीं मिलता है। वहां पर मिल सकता है ऐसी स्थिति ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है व्यक्ति। वो एक दुर्बलता है, वो आत्मविश्वास का और ईश विश्वास का उसमें अभाव। तो सबसे प्रथम हम ये करेंगे, वैदिक पेरेंटिंग के अंतर्गत ये जो कार्य करना है उसको सबसे पहले बच्चों को क्या देना है वो नहीं सीखेंगे जिंदगी भर तो चलेगा, उसको क्या नहीं देना है वो पहले सीखना है, किससे बचाना है वो पहले सीखना है। इसके लिए कैसे वो ले लेता है उसकी एक प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। जैसे टीवी से वो कैसे ले लेता है, आपकी बातों से वो कैसे ले लेता है, इसकी एक प्रोसेस है। आपके वर्तन से कैसे ले लेता है, आपके संवाद से कैसे ले लेता है, आपका रोल मॉडल कोई होगा उससे वो कैसे सीख लेता है, अनेक आयामों से वो सीखता है। तो उसके बुद्धि के 8 गुणों की एक प्रक्रिया बताई है। बुद्धि की 8 गुणों की बात बहुत जगह पर शास्त्रों में आती है। उसमें बुद्धि के जो प्रोसेस है पूरी की पूरी सीखने की, वो एक सुंदर श्लोक में बताया गया है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा। बुद्धि के कितने गुण हैं? बोले 8 गुण। सबसे प्रथम कौन सा गुण बुद्धि का है? वो कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है बुद्धि का। तो उसमें बताया गया है कि शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा उहापोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणाः। सबसे पहले शुरुआत होती है शुश्रूषा से, यानी कि जिज्ञासा से, सुनने की इच्छा। उन उत्तम वस्तु सुनने की इच्छा जागरूक होना वो शुश्रूषा कहा जाता है। सर्वप्रथम ये जिज्ञासा ही नहीं होती है तब बुद्धि के एक भी गुण कोई काम में नहीं आते। तो अच्छी वस्तु की जिज्ञासा रखना वो एक बुद्धि का गुण है, उसको कहते हैं शुश्रूषा। जहां पर भी अच्छा सीखने को मिले, उत्तम बात मिले जो शरीर से ऊपर के स्तर की हो, वहां पर हमारी इच्छा हो, उसको कहते हैं शुश्रूषा, जिज्ञासा। जैसे भूख लगती है, आयुर्वेद का नियम ये कहता है कि कितना भी बड़ा पौष्टिक, कितना भी अच्छा पौष्टिक रसायन हो, आहार हो, बहुत उत्तम उत्तम औषधियां हो, रस औषधियां वगैरह, लेकिन उसके पास भूख नहीं है तो कोई काम करे। तो उसको दवाई ये नहीं दी जाती है कि उसको पुष्टि मिले, उसको दवाई ये दी जाती है कि उसको अग्नि ठीक करे। अग्नि जाने बिना यदि कोई औषधियां ही देता रहेगा तो वो वैद्य सफल नहीं होगा। सबसे पहले अग्नि का ही प्राबल्य है। इसके लिए आयुर्वेद का सर्वप्रथम अंग आया काय चिकित्सा, यानी कि अग्नि को ध्यान में रखते हुए करने की चिकित्सा, उसके बाद सारा तंत्र है। आयुर्वेद भी ये बताता है अग्नि रक्षति रक्षित, अग्नि का रक्षण करो जीवन पर। अग्नि महत्व का है, पदार्थ महत्व के नहीं है, क्योंकि वो क्षमता अग्नि के पास है कि वो पदार्थ का रूपांतरण कैसे करना, पोषण। वो नहीं है तो वो सारे पदार्थ का मल में रूपांतरण हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो बच्चों में यदि अच्छी चीजें सीखने की टेंडेंसी विकसित नहीं होती है, तब तक आप उसको बड़ी से बड़ी स्कूल में भेज दो, बड़े के बड़े विद्वान के पास भेज दो, कोर्स लगा दो, स्टाइफंड दे दो, उत्तम से उत्तम क्लास लगा दो, 1 2 3 संस्कृत की, उसकी उसका परिणाम नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि सीखने की जो टेंडेंसी है ना, वो पहले डेवलप करनी हो। हमको उसको वो सिखाना है कि उसको सीखना कैसे है, उसको भूख लगानी है अच्छी चीजों की। वो भूख हम लगाते नहीं है, भूख लगाने का वातावरण हम तैयार नहीं करते। भूख लगाने का वातावरण आज घर पे नहीं, क्योंकि वो स्वयं हम ही ऐसा नहीं करते। हम ही कभी पुस्तक नहीं पढ़ते, हम ही कभी ऐसी शिविरों में समय निकाल कर नहीं जाते, हम ही ऐसे वीडियो नहीं देखते जो बहुत महत्वपूर्ण होते। हम ही ऐसा वातावरण तैयार घर पे नहीं करते, तो उसको भी इच्छा नहीं होती है और कुछ सीखने की। ये हम तैयार करें वातावरण तो उसको इच्छा होती है सीखने की। वो पहली गुरु शिक्षा का सबसे पहला नियम है। आज हमारे थोड़े बहुत प्रवचन चालू हुए, उसके बाद युवाओं में ऐसी इच्छा जागृत हो गई। ये दीपेन भाई है, वहां पर खोईदास भाई है, कोनी भाई है, सभी हर एक वक्त पूछते रहते हैं अभी वीडियो कब आएगा, गीता का कब सत्संग है, उसका कब है, उसकी शिविर आगे की कब है। उसको जरूरत नहीं है भौतिक वस्तु की, उसमें भी नियम अनुशासन है। ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ मौज मजा करने को मिले। क्यों? क्योंकि वो सीखने की एक इच्छा हुई कि आप पहली पंक्ति पर आ गए विकास की। इसके लिए कोई भी सूत्र की शुरुआत हुई तो वहां पर बताया गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई? जिज्ञासा से हुई। यदि वो नहीं है तो आगे का कोई उपक्रम उसको लागू नहीं होता है। सबसे पहले जिज्ञासा नहीं है तो आगे के उपक्रम उसके लिए है ही। वो बिना भूख के दिया हुआ अन्न, दोनों में फर्क है। एक तो बहुत भूख लगी और आपको अन्न मिला, और एक बिल्कुल भूख नहीं है और अन्न मिला। दोनों में फर्क। दोनों के लैब करा लो तो वही तत्व निकलेंगे। बाहर जितनी भी परीक्षा होगी तो एक ही तत्व निकलेंगे, लेकिन आप अंदरूनी परीक्षा करेंगे तो विरुद्ध तत्व निकलेंगे। एक में अतिशय मीठापन निकलेगा, एक में कड़वापन निकलेगा। नहीं, दोनों रोटी है, एक ही आटे से बनी है। एक को बहुत मीठी लगी क्योंकि उसके पास भूख थी, एक के पास भूख नहीं थी, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगी। वो रोटी का दोष नहीं है, उसके पास भूख ही नहीं। तो पहला क्या करना है? बच्चे उत्तम बातें सीखे, इसके लिए माता पिता को उत्तम बातें करने की शुरुआत करें। उत्तम बातें करने की आप शुरुआत करें। आप उसकी बात का आदान प्रदान करें। आप ऐसी कुछ बातें, ऐसा कोई कार्य आप शुरू करो, वो उसको जिज्ञासा हो कि ये क्या है। और एक ये बिना आप केवल ये मानते हो कि कोई बड़ा गुरुकुल में बिठा देंगे और उसको कोई हेमचंद्राचार्य बना देगा या कोई शंकराचार्य बना देगा या कोई बड़े महापुरुष बना देगा, वो बात में कोई तथ्य है नहीं। वो ऐसी कोई विद्या नहीं है गुप्त, बराबर कि उसका फान फूंक लिया और उसको कुछ जप करने को दे दिया और वो बन गया ऐसा कोई बड़ा महात्मा। और या तो कोई बड़ा, जो कि आप अभी महात्मा तो बनाना चाहते ही नहीं है, आप उसको ठिकाने पर लगाना चाहते हैं जहां हजारों लोग हैं IAS IPS में, या फिर बड़े ऑफिसर पे या बड़े टीचर, बराबर है। जो हजारों लाखों है, उसी लाइन पर एक कुर्सी खाली हो जाए और गुरुकुल से शॉर्टकट होकर वहां पहुंच जाए, वही मनीषा। लेकिन ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, अच्छी बातें सिखाने का उसका उपक्रम चालू है। जब व्यक्ति की ये जिज्ञासा जागरूक होती है, अनंत ज्ञान के द्वार उसके सामने खुले हो जाते हैं। उसको क्या सीखना है, किससे, वो बराबर पता हो। फिर वो आप कंट्रोलर नहीं रहते, क्योंकि गुरु आपको देखकर उसको विद्या नहीं देता है, गुरु उसको देखकर उसको विद्या देता है। गुरु आपको देखकर उसको पनिश नहीं करता है, गुरु उसको देखकर ही उसको पनिश करता है। वो पूरे के पूरे विद्या के केंद्र में आप नहीं है, वही है। वो यदि केंद्र में है तो उसको ही तैयार करना पहला शुश्रूषा, यानी कि ज्ञान की इच्छा रखे।
न जाने, नया नया जाने, उसके लिए तैयार करें। उसके लिए आपको कोई डिग्री के लिए, कोई स्कूलिंग के लिए, किसी के लिए भी आपको प्रेशराइज नहीं करना है। नहीं तो आधा भयभीत उसको समाज करता है और आधा भयभीत आप कर देते हैं उसको कि तेरा क्या होगा कालिया। बराबर है, वो पिक्चर का डायलॉग है शोले का कि भाई तेरा, हम वही बात से ही उसकी बताते हैं कि तेरा क्या होगा। तो उसको एक डर छा जाता है कि अच्छा मेरा क्या होगा। पापा के समय पर अच्छा काल था, अब काल दूसरा आ गया है। तब अनामत थी, बराबर है, तब वो किसी भी तरह नौकरी मिल जाती सरकारी, अब नहीं है ये सब, तो अब मेरा क्या होगा। अब ये वायरस आपने डाल दिया उसके माइंड में। अब उसके पास अनंत संभावनाएं थी, वो सिकुड़ कर रह गई कि भाई ओके मैं क्या करूं। तब वो कंफर्ट शोधने लगा। अब वो बात गई कि वो क्या सीखेगा, उसके पास एक्सपर्टाइज क्या है, वो सभी एक ही बात से गया वो। अब वो ढूंढने लगेगा कि कहाँ मैं सेट हो जाऊं। मेरे सेट होने के लिए एक और से तो बस उतना ही काफी है मेरे लिए। अब और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे सेट होना मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हो गया। और ये मानव जीवन का सबसे बड़ा अधःपतन है कि आप कोई एक सामान्य वस्तु के लिए बहुत बड़ा दाव लगा दोगे। और ये गुरुकुल आचार्य केंद्रित इसलिए होने चाहिए। परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी कोई ट्रस्ट के विरोध में नहीं थे, खुद का भी ट्रस्ट था, खुद के भी ट्रस्टी थे। हजारों गुरुकुल के पास कार्यक्रम किया है, हजारों जगह जाने के बावजूद ये कहते थे कि गुरुकुल आचार्य केंद्रित ही होना चाहिए, ट्रस्ट केंद्रित, ट्रस्टी केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में बड़ा व्यक्ति होता है वो आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है, पूर्ण होता है वो आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। वो व्यक्ति देखता है कि अच्छा एक न्यायाचार्य है और न्यायाचार्य छुट्टी मांग रहा है ट्रस्टी के कि मुझे 3 दिन शादी में जाना है, और ट्रस्टी बिना कभी पढ़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि अच्छा बच्चे का बिगड़े नहीं, ध्यान रखना। अब वो खुद का क्या हुआ है, बिगड़ गया है जीवन, उसका नहीं देखता है, लेकिन वो कहता है कि उसकी पढ़ाई न बिगड़े इसके लिए ध्यान रखना, जा 3 दिन। तो बच्चा देखता है अच्छा मैं न्यायाचार्य होऊंगा, व्याकरणाचार्य होऊंगा तो इसके अंडर में होऊंगा, मैं धनाचार्य हो जाऊंगा तो सबसे ऊपर हो जाऊंगा। तो सपना क्या देखता है, न्यायाचार्य होने का नहीं। वो तो उसको पता है कि ये लाइन लगी है, न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, आयुर्वेदाचार्य, ये सब आचार्य तो ये कॉमन है, नाम के है, मुख्य धनाचार्य। यदि धनाचार्य हो जाऊंगा मैं तो ये सब आचार्य तो मेरे लाइन लग जाएगी, तब उसके केंद्र में धनाचार्य हो जाएगा, तब न्यायाचार्य कॉमन हो जाएगा कि वो कुछ बात नहीं है, मुख्य वो है, धनाचार्य मुख्य है। मैं धनाचार्य हो जाऊंगा तो ये तो सब आ जाएंगे, ढेर लग जाएंगे इसके तो, बराबर है, तो कोई ढेर नहीं लगेगा। ये स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट से ही जाएगा, वो कभी भौतिक वस्तु से नहीं जाएगा। सामने वाला दाव लगा दिया। एक बड़े, मैंने दिनेश भाई से बात की थी, आज मेरे मित्र आए थे, तो वो एक बार एक लड़का मेरे से पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मैं न्याय आपसे क्यों पढ़ूं, 12 साल लगाकर मैं न्याय पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मैं अकेला न्याय पढ़ूंगा तो मैं अकेला पढ़ूंगा, व्याकरण पढ़ूंगा तो मैं अकेला पढ़ूंगा, और यदि मैं पूरा ये सबका मैनेजमेंट करूंगा तो अनेक लोगों को न्याय पढ़ा पाऊंगा, अनेक लोगों को व्याकरण पढ़ा पाऊंगा। वो छोटा बच्चा था और मुझे पूछ रहा था ये, और हर एक व्यक्ति उसकी बात में हाँ बे हाँ भरता, एक मेरे को छोड़कर, बराबर। मैंने कभी किसी की हाँ में यदि वो झूठा है तो हाँ नहीं भरी, कभी वृत्ति के ऊपर मैं लालायित नहीं हुआ। कोई भी वस्तु हो सत्य से अलग गई तो मैंने उसके मुंह पर या तो कहा है या मैंने वैसी से एंड किया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वृत्ति भीताश्च ये विप्रा रणभीताश्च बाहुजा अग्निभीताश्च या नार्यः न वै स्वर्ग यान्ति। मेरा क्या होगा, ये वृत्ति भीत होकर यदि विद्वान कोई हाँ में हाँ भरे यदि, तो वो कोई कल्याण की बात, कोई लीडरशिप नहीं ले सकता है कभी भी। वृत्ति भीताश्च ये विप्रा रणभीताश्च बाहुजा, बाहुज व्यक्ति सैनिक यदि मृत्यु से भयभीत हो जाए कि मुझे कोई मार देगा तो क्या, उसका ये होगा, इसका ये होगा, मेरा क्या, उसका वो होगा कि मेरे शरीर को कोई मार देगा तो क्या, कॉम्प्रोमाइज कर देगा। और परिवार व्यवस्था का केंद्र को अग्नि कहा जाता है, स्त्री को,
परिचर्या के रूप में, घर संभालने की क्रिया में, वो बच्चे के लालन पालन आ गया, सब में आ गया, ये सब में वो ध्यान नहीं देगी और भयभीत हो जाएगी कि ये सब में मैं टाइम पास क्यों। तो वो तीनों व्यक्ति कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर। तो मैंने उसको बताया कि ठीक है, आप किसको फॉलो करते हो? बोले जैन फिलोसॉफी को। बरोबर है, तो बुद्ध को भी जानते हो? बोले हाँ। दोनों राजकुमार थे। अब भगवान महावीर ने यदि पूरा वर्षीदान देकर दीक्षा न ली होती, वो बोलते मैं दीक्षा लूंगा तो मेरा अकेले का कल्याण करूंगा, साधुओं का मैनेजमेंट करूंगा तो लाखों को पहुंचा दूंगा, तो पूरी संपत्ति राज्य की एफडी की होती और पूरी की पूरी जगह पर बांटते कि किसी को कुछ जरूरत है तो ले लो, कुछ और साधु को जरूरत ले तो दूसरी दे दो, उसका पूरे भोजनशालाएं बंधा देते, कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो कोई अच्छा नहीं था, उन्होंने क्यों खुद सब छोड़कर दीक्षा ली? मैनेजमेंट नहीं करते, पूरा छोड़ा क्यों? आप जो पढ़ने की बात बता रहे हो, तो वो यदि आपको प्रश्न है तो उनके मन में भी प्रश्न आया होगा कि ये छोड़ूंगा और प्राप्ति होगी मोक्ष की, मुझे अकेले को होगी, और इसके जगह पर मैं यदि मैनेजमेंट करूंगा तो पूरे जगह को प्राप्त करा दूंगा। इतनी संपत्ति है कि बहुत जगह जगह पर भोजन, ये तो मेरे लिए मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं हजारों लोगों की भोजनशालाएं बंधवा दूंगा। दोनों विकल्प थे। बुद्धिमानी किसमें थी? अनेक भोजनशाला में ही थी ना। आज के लोग में कहे ये तो किसी के ऊपर अधीन हुआ हो ना, तो भी उन्होंने ये क्यों दिया? आपसे तो निश्चित ज्यादा बुद्धि थी, क्योंकि आपके पास 1-2 ज्ञान है, उसके पास तो 5 था। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई बात आप जब तक उस अवस्था में जाते नहीं हो तब तक सीखते नहीं हो। वो बात लॉजिक से नहीं आती है, वो बात अवस्था से आती है। 2 प्रकार है आपको नॉलेज लेने के। बच्चों में भी 2 प्रकार से आप नॉलेज दे सकते हो। एक तो उसको वातावरण बनाओ, लॉजिक से सिखाओ, वो सब होता है, और एक ऐसी अवस्था करो परिवर्तन, वो अवस्था आने से वो नॉलेज उसको मिल जाएगी। जैसे मैं उदाहरण दूं, 10 साल का बच्चा है, 9 या 10 साल का, 9-10 साल के बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत तार्किक है, बहुत स्मृतिवान है, समझता है, बहुत ही सब कुछ है, बहुत होशियार है, बराबर है। मैथ्स वो तुरंत कैच कर देता है, गणित तुरंत समझ सकता है, मैथ्स या फिर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर और कुछ भी वो तुरंत समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति है वो, ऐसा छोटा सा बच्चा है, बराबर। वो तुरंत सारे विषय सीख लेगा जहां पर लॉजिक की बात है, जहां पर लॉजिक का, गणित का संबंध है, भाषा का संबंध है, वो सीख लेगा सब कुछ। लेकिन ये सब तर्क के, बुद्धि के, स्मृति के विषय है तो तुरंत सीख लेगा, वो याद रख पाएगा। अब उसको आप सेक्स के बारे में बताओ कि सेक्स का क्या महत्व है, सेक्स क्यों, लोग क्यों ऐसा लालायित है सेक्स के पीछे, क्या होता है सेक्स में, वो बात तो समझ नहीं पाएगा। उससे क्या होता है, क्या आनंद आता है, उससे क्या होता है, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सेक्स वो नहीं समझ पाएगा। उसका मतलब ये नहीं उसके पास बुद्धि नहीं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके पास वो टैलेंट है, बराबर। वही बात आप बिना पढ़े हुए 25-30 साल के मजदूर को, जिसको साइंस पता नहीं है, जिसको लॉजिक पता नहीं है, जिसको मैथ्स पता नहीं है, जिसको अपनी साइन करने को नहीं आती है, भाषा कुछ भी पता नहीं है, वो व्यक्ति ये बात को समझ पाएगा, बराबर है। तो एक जो बात आती थी लॉजिक से, स्मृति से, टैलेंट से, वो बात वो सीख पाता था बच्चा। दूसरी बात आती थी वो अवस्था से आती थी, वो लॉजिक से नहीं आती थी। वो मजदूर में वो अवस्था है, वो बच्चे में नहीं है। और जैसे ही वो बच्चे में हार्मोनल परिवर्तन हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुए, कि उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने आप वो बात आती है, क्योंकि वो बात अवस्था से आती है। इनर स्टेज उसका बदल गया, वो आपको पता नहीं चला कि वो बदल गया है, लेकिन वो बदल गया है, बराबर है। वो आपको पता नहीं चला कि वो बदल गया है, लेकिन वो बदल गया है, तो उसको कुछ बातें समझ में आ जाती है, आज तक नहीं आती थी। बस सेम
बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनर इंजीनियरिंग के, इनर डेवलपमेंट के हैं। वो कुछ क्षमता आपकी अंतर की घटित हुई तो वो बात समझ में आती है। वो जब तक नहीं हुई तब तक आप कितना भी लॉजिक लगा लो, कितना भी मैथ्स पढ़ लो, कितना भी साइंस पढ़ लो, कितना भी उसके लैंग्वेज पढ़ लो, वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी अवस्था वो नहीं है। तो वो अवस्था को भी बच्चों को विकसित करते रहना है। वो ये सिस्टम जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्कूलिंग में, वो नहीं है। वो अवस्था को आगे बढ़ाने का कोई साइंस नहीं। इसके लिए वो लिमिटेड नॉलेज ले सकता है, उसको अनलिमिटेड नॉलेज नहीं ले सकता। तो सबसे पहले सीखने की वृत्ति को डेवलप करना है, जिसको हम कहते हैं शुश्रूषा, जिज्ञासा। वो कैसे करें? तो पहले हम शुरुआत करें, बराबर है, पहले, क्योंकि सबसे पहला जो प्रभाव है ना वो माता पिता का बच्चे पर है। वो जो करते हैं वो पूरा बच्चा देखता है, वो देखते रहता है और उसी में उसको रस होने लगता है। आप कुछ नहीं करोगे, केवल उसके ही पास सब कुछ करवाने का करोगे तो नहीं होगा, कुछ तो करना होगा आपको। तो वो देख देख कर सीखता है सब, और वो फॉलोइंग देखता है। आप क्या कहते हैं उसको मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो वो मायने रखता है उसको देखने के, ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि वो पूरा जो करता है वो अवस्था उपदेश ग्रहण की नहीं है, वो गुरुकुल में आती है जाने के बाद। वो अवस्था फॉलोइंग, वो फॉलो करता है। आप जो करते हो उसको फॉलो करेगा। तो पहला है शुश्रूषा, यानी कि सीखने की जिज्ञासा डेवलप करना। दूसरा क्या है? शुश्रूषा जिसके पास हो और उसको कुछ बातें बताई जाए उसको कहते हैं श्रवण। बराबर, सुनना और श्रवण में यह फर्क है। सुनना और श्रवण नहीं, सुन सब रहे, बराबर। यहां बच्चा भी 2 साल का होगा, वो भी सुन रहा होगा, और पास में मजदूर काम कर रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन वो श्रवण नहीं, क्योंकि श्रवण वो आगे की यात्रा पर नहीं जाता है। श्रवण वो है जो आगे की यात्रा पर जा सके। तो यहां पर वो सीखने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा हुई, और वो शुश्रूषा है। उसके बाद जो वो दिया, मतलब प्यासा है और पानी मिला, प्यासा है, प्यास से और पानी की प्राप्ति हुई, वो श्रवण, मतलब सुनना। बच्चों को नियमित रूप से ऐसा सुनाना है, लेकिन कब? पहले उसको जिज्ञासा जागरूक करके, बराबर है। तो श्रवण हो गया, यानी कि कुछ पढ़ाया, वो सब कुछ हुआ, बराबर है, श्रवण जिसको कहते हैं, बराबर है। वो श्रवण किया कि बाद में क्या होता है? ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रास्प। वो ग्रहण करता है, मतलब वो समझ सकता है कि इसमें क्या है, ये होता है ग्रहण। ग्रहण किया, ग्रास्पिंग, उसको एक टाइम पर गहराई में वो रख देता है, उसको कहते हैं धारण। वो अभी किया और अभी भूला, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बराबर है। वो आज बहुत है, आज ग्रहण कर सकता है व्यक्ति, धारण नहीं कर सकता है। 10th वाले व्यक्ति को भी आप 10th में अच्छे मार्क्स आए, वो 99 आउट, उसको भी वेकेशन के बाद वो पेपर दो लिखने का, तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो एंड टाइम तक याद था, लेकिन उसके बाद याद नहीं है उसको। हमको भी, हमारा भी ऐसा ही है, हम MBA हुए, BBA हुए, BA MA हुए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए, आज हमको कितना याद? 10th क्लास की ऐसा बोलो कि आप 4th लेसन कौन सा था, तो किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि धारण नहीं हुआ। ग्रहण हुआ था एक टाइम, धारण नहीं हुआ, तो काम का नहीं लगा। काम का जो नहीं लगता है वो ये मन है ना, वो उसको निकाल देता है, बराबर है, क्योंकि उस समय हमको यह नहीं लगता है कि ये काम का है। अभी भी आप ऐसा रखोगे कि ये काम का नहीं है, तो आपको भूलने की कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, मन ही वो कर देगा। आप जिसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो ना, इम्पोर्टेंस, उसको माइंड रखता नहीं है। आपके मन में जिसका इम्पोर्टेंस बैठ गया है, वो रस आ गया है, 2 में से एक, या तो आपने उसको महत्व दे दिया है,
बराबर, या तो आपका वो रस का विषय, ये दो ही बात है मन को रखने की, न्याय ऐसा बताता है। जैसे आपने बताओ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके है कौन, ऐसे पिक्चर आते थे पहले, बराबर, वो आपको बराबर याद है। अभी मैं कोई भी पंक्ति बोलूंगा गीत की तो आप वो पूरी कर दोगे, जबकि आपने वो रट्टा नहीं मारा है। उसी समय आपकी 12th की एग्जाम थी सपोज, वो आपको याद नहीं है, जबकि आप उसके ऊपर फीस भरी थी, आप गए थे, इतनी भागदौड़ की थी इसके लिए, उसके लिए कोई भागदौड़ नहीं की थी, वो स्वयं आप गए थे और बैठकर आराम से पिक्चर देखकर आए थे, कोई तकलीफ उठाई नहीं थी, तो भी आपको याद है, वो याद नहीं। जिसके पीछे मेहनत की थी वो बिल्कुल याद नहीं, जिसके पीछे बिल्कुल मेहनत नहीं की थी वो पूरा याद, क्योंकि एक में आपने रस आपने डेवलप किया था, वो करवाया था आपको, आपने किया भी नहीं था। वो बैनर लगे थे सलमान खान के, वो 6 पैक बॉडी दिखाई थी, तो आपको लगा था बस ये होना चाहिए, ये वस्तु मायने रखती, ये काश मैं ऐसा हो जाऊं। वो सुंदर लड़की दिखाई थी और एक लड़का ऐसा चाहता था भाभी हो तो ऐसी, बराबर है, उसने एक रस डाल दिया था कि बस ऐसी भाभी, बराबर है, वो रस वाया इस तरह से उसको दिखाया गया, तो रस आया तो इसके माइंड में आज तक वो निकला नहीं, वो मर गए होंगे तो पता नहीं, यहां जिंदा है वो सब, वो आपने धारण कर लिया, वो लंबे समय तक रखा, क्योंकि दो में से एक हुआ, या तो आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया या तो आपने वहां पर रस क्रिएट कर दिया। ये दो में से एक हुआ कि आपका धारणा का क्रम जागरूक हो गया, बराबर है। फिर वो धारण अच्छी बातों को करवाने के लिए बच्चों को दो बातें, या तो उसको इंपॉर्टेंस समझा दो पूरा का पूरा, या उसको ऐसी बातों का रस लगा दो, किसी भी हालत में उसको रस लगाओ अच्छी बात, एनी हाउ। फिर ऊह कहते हैं, ऊह यानी अनुकूल कर दो। हमारा जो माइंड है ना, वो तर्क से स्वीकृत करता है किसी की भी बात, बराबर है, और वो होना चाहिए। वो जब तर्क बिना वो स्वीकृत कर लेता है ना, वो अवस्था को संभालना है, वो है 3 से 5 साल की अवस्था, जहां वो तर्क लगाता नहीं, उसका तर्क डेवलप नहीं हुआ है, वो सब कुछ सही मान लेता है। इसके लिए कॉलेज में तो कदाचित बुद्धू व्यक्ति भी आ जाएगा तो चलेगा प्रोफेसर के रूप में, लेकिन प्री स्कूल में तो बहुत बड़ा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि कॉलेज वाले लोगों को तो कितना भी अच्छा बताएगा तो उसको बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन प्री स्कूल में वो थोड़ा इधर उधर करेगा, वो पूरा 100% ग्रास्प है, वो ग्रास्पिंग कर रहा है बच्चा छोटा, जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति का आचरण है, उसको फॉलो कर रहा है। इसके लिए कॉलेज की बजाय, यूनिवर्सिटी की बजाय हमने जो महत्व दिया है वो वैदिक बालशाला का दिया। जितना छोटा बच्चा हो उतना वो मायने और महत्व ज्यादा रखता है, क्योंकि वो ग्रास्पिंग ज्यादा करता है। गर्भावस्था वो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहां जो व्यक्ति सोया हुआ है वो 100% रिसीवर है, वो पैसिव अवस्था में, एक्टिव में नहीं है। और ज्ञान लेने की सबसे उत्तम अवस्था एक्टिव नहीं है, पैसिव ही है। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वो पूर्णता की ओर यात्रा करता है, वो जीरो की तरफ जब जब जाता है। इसके लिए शिक्षा में समर्पण का महत्व इसलिए आया। शिक्षा में गुरु समर्पण क्यों चाहिए, गुरु बड़ा क्यों चाहिए, गुरु बड़ा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि उससे जो लेना है ना, वो पानी यहां से ऐसे चढ़ाना हो तो चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता है। जितना पात्र ऊपर होगा और ये पात्र नीचे होगा, उतना पानी ज्यादा अच्छी तरह से आएगा। समानांतर हो गए तो पानी आएगा, नहीं आएगा, बराबर। ये पानी जैसा है, वो फ्लो है, वो कब जाएगा, इसके लिए वो गुरु ऊपर बैठता है। कोई उसको शौक नहीं है ऊपर बैठने का, और नहीं उसको भी माने ऊपर बैठने का, तो भी वो ऊपर क्यों उसको बिठाया गया? क्योंकि वो उस पे पानी जाना है तो पात्र एक ऊपर होना चाहिए जिससे पानी लेना है, और जिसमें लेना है वो नीचे होना चाहिए। वहां पर हम तर्क लगाएंगे कि नहीं दोनों समांतर होने चाहिए, तो समांतर रहेंगे, लेकिन पानी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा।
पात्र को लगाना महत्व नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन होना कार्य है। और किससे अच्छा होगा कि बोले एक पात्र ऊपर रहे एक नीचे हो गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होगा। यहां पर इसलिए गुरु को ब्रह्म या फिर पर ब्रह्म या तो फिर जो भी कुछ उपमा दी गई इसलिए, क्योंकि उससे लेना है तो उसको हाईलाइट, उसको उसका बड़प्पन जरूर, उसका बड़प्पन नहीं करेंगे तो उससे नहीं ले सकेंगे, क्योंकि माइंड तैयार नहीं होगा। आप तैयार हो जाएंगे, आपका तैयार होना कोई मायने नहीं रखता है जब तक आपका माइंड तैयार, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको लगता है ये मेरे हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं, आप उनके हाथ में है। आज तक हमको ये लगता है कि मन हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है, हम मन के हाथ। वो आपको लाने वाला आप नहीं आया, आपको लाया गया है। और जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे, डिस्कनेक्ट भी होंगे तो आप नहीं, वो हो जाएगा पहले, वो हो जाने के बाद आप होंगे, कनेक्ट भी वो हो जाने के बाद आप होंगे। आप है नहीं, आपका वो, और वो आपको चला रहा है, उसको कोई और चला रहा है, इसके लिए आपको कोई और चला रहा है, क्योंकि वो कहीं दे दिया है। जैसे बंदर ने दे दिया था ना, वो मगरमच्छ बताता था कि वो बंदर है, वो दोस्ती हो गई मगरमच्छ से, पता है ना, पंचतंत्र में कथा आती है। तो मगरमच्छ से दोस्ती हो गई तो एक दिन उसको चाबी किया उसकी वाइफ ने कि ये बंदर है, उसको उसका जो कलेजा है वो लीवर, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, तो वो आप ले आओ। तो मगरमच्छ ने तो बताया कि कोई बात नहीं, बीचों बीच जाऊंगा पानी में तो बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो वो बैठेगा ही नहीं। तो बीचों बीच गया तो वो बताया कि मेरी वाइफ है, वो बता रही थी मेरी पत्नी आपका कलेजा चाहिए उसको, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बंदर भी होशियार था बहुत, तो उसने बताया, वो पहले बताया होता मैं भूल गया, वहां पर पेड़ पर रख कर आया हूँ उसको, बराबर है। तो वो वापस उसको बोले कि मैं यहाँ उधर तक पहुंचाने की बजाय तू मुझे मेरे घर पे पहुंचा दे, शेयर बाद में करेंगे। उसको पता है अब जोखिम है पूरा, क्योंकि इसकी चाबी इसके वाइफ के हाथ में। हमारी भी वही हालत है, हम वो बंदर की बात नहीं, हमारी ही बात है। पंचतंत्र वाला वो हमारी बात करता है, क्योंकि चाबी किसी और के पास है, हमारी भी सोसाइटी के पास है, किसी की प्रमुख के पास है, किसी की और जगह पर है। तो वो निश्चित करता है आपको क्या करना है, और उसको अच्छा लगे ऐसा आपको करना है। वो चाहे थर्ड क्लास आदमी हो चलेगा, वो चाहे अपना भी बेहोश हो चलेगा, वो शराबी हो चलेगा, उसने जीवन में कुछ नहीं किया है तो चलेगा, लेकिन उसको कैसे अच्छा लग जाए, सोसाइटी में स्टेटस कैसे रहे, वही चिंता होती। वो प्रश्न पूछे कि 10th की एग्जाम दी और हमको मना करना पड़े तो हमारी कितनी वैल्यू डाउन होती उसके सामने, जबकि ये खुद बेहोश आदमी, उसके सामने हमारी वैल्यू टिकाए रखे, वो चाबी उसके हाथ में हमारे, बराबर। तो लोगों को ये होता है ना कि समाज हवा भरता है, और हमारे लिए जो वानप्रस्थ सबसे बड़ा सपोर्टर था गुरुकुल शिक्षा को, आज सबसे बड़ा विपक्ष में है, बराबर है। गुरुकुल में माने का आपको न्योता नहीं दे पाते हैं दादा दादी को, क्योंकि गुरुकुल हमारा देखेगा तो मना कर देगा, इसके लिए आपको यहाँ बुलाते, बराबर। ये एक युक्ति आप जानिए, हम आपको यहाँ क्यों बुला रहे हैं। हमको भी दुविधा होती है, मुझे वहां से आना पड़ता है, वो गुरुकुल सिद्धांत के विरोध में है। तो आचार्य कोई जाता नहीं है कहीं पर भी कि वो गया और आपको बुलाया वहां पर, और थर्ड पार्टी मीटिंग हुई वहां पर, ये दोनों कांग्रेस भाजपा वाले आप में मिले इस तरह से, या आपका भी आधा मेरा भी आधा, आपको ही आना होगा वहां पर, कहीं पर भी हो। ज्ञान आपको लेना है तो आपका, मुझे लेना था तब मैं जाता ही था, और आज भी जाता हूँ, बराबर। मुझे जहां पर लेना है वहां मैं जाता हूँ, आपको जहां पर लेना है वहां पर आपको आना है, तो वहां क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि दादा दादी वहां आने के बाद बच्चे को भेजने का मना, ये सत्य बात है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर में वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसको ऐसा लगता है इसके पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें तो वो क्या कर पाएगा। क्योंकि दादा दादी का पूरा घड़तर मीडिया ने किया है, वीडियो वालों ने किया है, पिक्चर वालों ने किया है, ये सभी वस्तुएं उसके माइंड में है कि शिक्षण मतलब बड़ी बिल्डिंग, शिक्षण मतलब एसी रूम, शिक्षण मतलब बड़ा टाई कोट वाला आदमी, शिक्षण मतलब ये सा। उसको शिक्षण से अंदर कोई प्रक्रिया होती है उसका कुछ पता नहीं, शिक्षण मतलब बाहर का कुछ, बराबर है। ये उसकी चाबी किसी और क्या, और वो पतन का कारण है। वो हम बच्चों को अभी तक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। विश्वनाथ दातार गुरुजी ने अंतिम वाक्य किया, जब तक आप सेल्फ सस्टेन नहीं होंगे,
आपको ये खुमारी नहीं आएगी अपने जीवन में, वो गौरव नहीं आएगा कि कोई कुछ भी कहे, मुझे ये सत्य लगा है ना तब मैं इसको करूंगा। कोई कुछ भी चाहे करे, कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले, कोई कुछ भी मेरे को स्टेटस दे न दे, उसका मुझे कोई महत्व ही नहीं। तब सही मायने में आप स्वतंत्र हो। तब तक स्वतंत्र न हो जब आपने अंग्रेजों ने आपको स्वतंत्र कर दिया, वो गुलाम हो आप तब तक दूसरों के, क्योंकि वो स्टेटस नहीं देता है तो वो पढ़ाई हम नहीं करवाएंगे, वो स्टेटस देता है तो करवाएंगे। वो कौन होता है स्टेटस देने का? तब तक आप मानसिक रूप से गुलाम। बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति को, सांप्रदायिक व्यक्ति को, लीडर को क्यों गहने पहनने पड़ते, क्यों अच्छे कपड़े पहनने पड़ते? स्टेटस रखने के लिए। क्यों ये सब क्यों करना पड़ता है? दूसरों के पास उसकी चाहत, दूसरा व्यक्ति उसको स्टेटस देगा और ये नहीं होगा तो उसका स्टेटस चला जाएगा। इतना हल्का फुल्का उसका स्टेटस है, विचार का कहीं पर भी कोई संबंध नहीं। और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था शुरुआती विचार से हो, तो ये हो गया धारण करना। ऊह यानी कि तर्क की बात कर रहा था। कोई भी वस्तु आप स्वीकारते हैं, तर्क उसमें तर्कपूर्ण है तो आपका माइंड स्वीकार कर लेता है। तर्क नहीं है तो बच्चों को भी कोई भी समझाए तो तर्क से समझाए, उसको तर्क दे अनुकूल, तो वो सीधा सेफली उसके माइंड में बैठ जाएगा। ये इसलिए होता है, ये इसलिए करना है, बराबर है, क्योंकि ऊह से वो जाता है, उसको कहते हैं तर्क। अनुकूल तर्क को ऊह कहते हैं, प्रतिकूल तर्क के निराकरण को अपोह कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं? इसकी जब आप प्रतिकूल तर्क के निराकरण को करते हो तो उसको अपोह कहते हैं। जैसे अग्नि ठंडा क्यों नहीं, बराबर है, अग्नि क्यों ठंडा नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं, पानी क्यों ठोस नहीं, ये अपोह है। फिर अर्थ विज्ञान, सातवां गुण है बुद्धि का, वो क्या करता है? बिटवीन द लाइन्स, न कही हुई बातें को स्वीकारता है। जैसे आप जो कहते हैं उसमें वो तो अर्थ होता ही है जिसको हम शब्दार्थ कहते हैं, और एक क्या होता है पता है? भावार्थ होता है। मैं कुछ कह रहा हूं वो आसपास की बातें है, आपको जो कह देना है मुझे वो कुछ और है, वो सेंट्रलाइज मैसेज जिसको कहते हैं, केंद्रीभूत संदेश, वो निश्चित होता है कि मुझे ये 3 दिन में आपको ये देना है, वो देना होता है। वो अलग और पैसिव और परोक्ष होता है, वो मैं सीधा नहीं बताता हूं आपको, मैं आसपास की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो आपको जो देना है वो परोक्ष होगा पूरा, बराबर, क्योंकि आपका माइंड वो परोक्ष की भाषा समझता है, प्रत्यक्ष की नहीं समझता है। परोक्ष में मैं जो कहूंगा वो आपके, इसलिए एडवर्टाइज जो होती है वो ये साइकोलॉजी के आधार पर होती है। परोक्ष वो आपको सीधा नहीं बताते कि मर्सिडीज ले लो, वो क्या करते हैं पता है आपको? वो एक पिक्चर दिखाते हैं, उसमें हवा भरते, हीरो को बड़ा बनाते हैं, हवा भरते 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 भरते, जो आपको चाहिए वो सब कुछ उसके पास होगा। आपको रूप चाहिए उसके पास है, 6 पैक बॉडी चाहिए उसके पास है, आपको स्वास्थ्य चाहिए उसके पास है, आपको पावर चाहिए उसके पास है, आपको ताकत चाहिए उसके पास है, उसको एक लेडी चाहिए जो हमारे पीछे पागल है। तो ऐसा माइंड हमारा चाहता है कि हम ऐसे नहीं, हमको एक ऐसी लड़की भी चाहिए जो हमारे पीछे पागल, वो भी इसके पास है। पुरुष का एक मस्तिष्क का मनोविवरण पूरा संस्कृत साहित्य में किया हुआ है कि ये पुरुष को चाहिए क्या क्या। पद चाहिए, ज्यादातर महत्वाकांक्षी पुरुष होते हैं, इसके लिए महत्वाकांक्षा का विवरण आया वहां पर, क्योंकि उसको ट्रस्टी भी बनना है, छोटी सी जीवन में सब जगह पर डिसीजन मेकर बनना है, उसको अनेक जगह प्रमुख पद चाहिए, अनेक जगह पर उसको क्लब के मेंबर चाहिए। इसके लिए तो सारे क्लब ही चल रही इधर, क्योंकि उसको प्रमुख बनाते, उसको पता है कि ये चाबी वाला खिलौना, इसको प्रमुख पद दे दो तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा वो, प्रमुख बना दो तो आएगा वो, किसी भी हालत में आएगा, बराबर। क्योंकि प्रतिष्ठा की एक भूख लगती है व्यक्ति को, तो वो भी लगती है जैसे भोजन की लगती है, प्रतिष्ठा की लगती है, तो प्रतिष्ठा की लगती है तो ये सब कुछ चाहिए, वो उसके पास दे देते। हीरो को बड़ा बनाते हैं, हीरो फाइटिंग करता है, जीत जाता है, फिर वो मर्सिडीज का दरवाजा खोलता है।
मर्सिडीज में बेचता है, मर्सिडीज वाले वहां पर इतना दिखाने के लिए पूरी मर्सिडीज फ्री देकर पूरे पैसे दे, क्योंकि उसको माइंड पता है व्यक्ति का। फिर वो व्यक्ति देखता है सूरत का इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर वो पिक्चर, तो उसको ये नहीं लगता है कि हीरो बनकर मर्सिडीज ली, वो ये समझ लेता है कि मर्सिडीज ली इसलिए हीरो बन गया है, मैं भी लूंगा, मैं भी हीरो बन जाऊंगा। ये क्या हुआ? परोक्ष दिखाया सर। हीरो के जूते देते हैं, क्रिकेटर क्रिकेट के ऊपर व्हील्स लिखता है तो मार्केट अप हो जाता है व्हील्स का, या फिर कोका कोला लिखता है तो बैट पर कोका कोला लिखना और क्रिकेट का कोई संबंध नहीं, उसके वो सेंचुरी नहीं कर पाता है कोका कोला लिख कर स्टिकर मारकर। लेकिन सामने वाला आदमी समझता है कि चाबी कहीं और है, चाबी कहीं और है, तो वो बुद्धू है, चाहे पीएचडी भी क्यों ना हो, उसकी चाबी कहीं और पड़ गई है बंदर की। वो पीएचडी है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या? मैंने वो सिंगापुर में बताया था, सिंगापुर में मेरा एक कार्यक्रम था। अब देखो कितनी बुद्धि की पतन की पराकाष्ठा है। वो पंचकोश के विकास के ऊपर आयोजन किया था आर्य समाज ने, 3 जगह पर लेक्चर रखे थे, गिफ्ट लेकर सब आए थे। अंशु जी मेरे साथ में थे, बराबर है, अंशु जी पीछे बैठे हैं मेरे साथ में, 7 दिन के प्रवास में थे वो, बराबर है। वो व्यक्ति ने सीधी सुवर्ण प्राशन मूवमेंट की बात सुनकर कुछ उसके सिंगापुर डॉलर रखते हैं, वो 1-2-5 हजार डॉलर के पैसा निकाला और 3,000-2,000 डॉलर था कुछ, पूरी थप्पी मेरे हाथ में कि ये ले लो। मैंने उसको बताया कि ये सिस्टम से हम नहीं लेंगे, आप पहले हमारा कार्य जान लो, बराबर है, ये तो आपने कुछ जाना ही नहीं, ये मैं नहीं स्वीकारता हूँ। उसने बहुत बार कहा मीटिंग में, हमारे साथ थे, मैं, अंशु जी और तीसरा आदमी वो था, बराबर, जो साधु संतों को इस तरह से पैसा देता था, स्वामीनारायण संप्रदाय का फॉलो था। वो उसने बताया था, मैं बता रहा हूँ आपके सामने, एक भी झूठी या काल्पनिक बात नहीं है, इसके लिए साक्षी आए तो मैं देता हूँ। साक्षी है जो मेरे सामने खड़े थे, मेरे साथ थे अंशु दीदी जी, तो वो मैं और 3 लोग हम थे वहां पर। उसने ये पूरा किया, उसके बाद बराबर 18-20 दिन के बाद सबका फॉलोअप लेने के लिए फोन आया। उसने बताया कि आपके प्रवचन तो बात अलग था, लेकिन एक बात मुझे गहराई से छू गई, आज तक जितने सन्यासी भारत में आए, आपके जितने निर्भीकता से ना कहने वाला मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। आपने जिस तरह से ना बोला ना, बराबर है, उस तरह से निर्भीकता से ना कहने वाला आज तक मुझे एक साधु सन्यासी में एक नहीं। पिछले 100 साल, पिछले 15 साल से बोले मैं सेवा कर रहा हूँ, अनेक संप्रदायों के साधु महात्माओं को मैं हर एक जगह पर कुछ ना कुछ दान कर रहा हूँ, लेकिन एक बात से मैं प्रभावित, आपका विचार में नहीं जान पाया क्या है। एक बात तो मैंने जान ली, बोले फोन करके अंशु जी थे और हम गए थे वहां पर। उसके बाद आने के बाद उसने बताया फोन पे कि आपने जिस तरह से निर्भीकता से बात की ना, कि नहीं इस तरह से नहीं लेते हैं तो मैं नहीं ही लूंगा, और निर्भीकता मुझे छू गई। ये वस्तु पर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपके पास ऐसा कुछ है कि वो निर्भीकता से आप मां बोल सकते हैं बिंदास। और बाद में मैंने ब्यौरा निकाला शिव प्रसाद जी के कि ये कौन है, तो मुझे आघात और आश्चर्य लगा कि आपके पास वो स्थिति भी नहीं आर्थिक रूप से जो साधु संतों के पास है, नहीं मठ है, नहीं मंदिर है, तो भी आपके पास वो है ना। ये सोचने को मजबूर कर दिया कि आपके पास ऐसा कुछ है। उसने मुझे बताया, बराबर, क्योंकि विचार का प्रभाव हमेशा रहेगा। और ऐसी 2-4 बातें हुई। गिफ्ट देने को आए थे, महंगी घड़ियां लेकर, वो ले सकता था। उसने मुझे बताया कि देखो, गुरुजी ने मुझे जो बताया है ना, वो मुझे सुखी करने के लिए नहीं बताया, मुझे सेट करने के लिए उन्होंने ये सब काम जोड़ नहीं की थी। वो मेरे पापा का कर्तव्य था और उसका भी नहीं था, मेरा ही था, बराबर। तो भी गुरुजी ने ये क्यों किया? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को स्थापना करने के लिए। आप आए हैं, आप श्रीमंत थे, आप घड़ी लेकर आओगे, मुझे और अंशु दीदी को घड़ी दोगे, बराबर है। दूसरे कार्यकर्ता कुछ लेकर नहीं आएगा, उसको गिल्टी फील हो, उसको लगेगा मैं गुरुजी को कुछ नहीं दे पाया, बराबर। फिर वो भी लेकर आए। अब वो लेकर आएंगे तो वो आधे मन से लेकर आएंगे, वो अपनी परिस्थिति भी नहीं होगी और लेकर आएंगे, क्योंकि उसको ये दबाव होगा। तो मैं इसका लूंगा तो ये गलत परंपरा चालू होगी ना, मैं इसी का नहीं लूंगा, मैं पहले से ही पूरा करूंगा ये सिस्टम,
तो पूरा एक भी गिफ्ट हमने स्वीकार नहीं की, बैंग एक कड़ी की। अंत में जाकर गुरुकुल के बच्चों के लिए वो पुस्तिका दे गए जिसका हमको स्वीकार करना है। अंत में जाकर वो बड़ी बड़ी घड़ियां गहना वो सब कुछ मिल कर ये अय्याशी को या ये जो महोत्सव के वो वस्तुओं में मैं ही अपना मन रखूंगा, तब तो मैं उपदेशक की भूमिका में कतई ही नहीं आ सकता। बाकी की बात तो छोड़ दीजिए। तो मैंने उसको मना किया। अंत में जाकर अंशु दीदी को दिया तो हमने उसको केवल गुरुकुल के लिए पुस्तिकाएं सामान्य रूप से स्वीकार की, क्योंकि वो जरूरी था स्वीकार करना, इतना ही और कुछ नहीं। क्यों ये जरूरी मैं बता रहा था, बिटवीन द लाइन्स बच्चे जान सीखते हैं सब कुछ, उसको कहते हैं अर्थ विज्ञान। जो लाइन से बताते हैं इसके लिए गुरु के पास पढ़ना बहुत महत्व का है। हमारे लिए हमारी संस्कृति में उसको विद्वान नहीं माना गया जो लाइब्रेरी में पढ़कर बैठा है। हमारे लिए एक संस्कृति में महान उसको माना गया जो बहुश्रुत है, वेल रेड नहीं। बहुत पढ़ा है वो व्यक्ति विद्वान नहीं है, बहुत सुना है जिसने वो विद्वान है। क्योंकि पुस्तक दो लाइन के बीच में नहीं बता सकता है। मैं YouTube पर वीडियो लेता हूँ, आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, तो लोग बोलते हैं किस पुस्तक से आप पढ़कर बताते। मैंने कहा एक पुस्तक हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पुस्तक जहां से निकले थे वो गुरु के पास पढ़कर मैंने बताया, तो वो तो उसका एड्रेस में नहीं दे सकता, वो है नहीं। और थे तब भी आप नहीं पहुंच पाए, तो आज तो कैसे पहुंच पाओ। और थे तब भी आपके ध्यान में वो नहीं आए, क्योंकि तब जिसके ध्यान में आने थे उसके तो आ ही गए थे। आपके ध्यान में तब नहीं आए, आज कैसे आ सकते हैं? ये वो क्षमता ही नहीं है आपको अच्छा पहचानने की। तो मैं बिटवीन द लाइन्स जो होता है ना, गुरु के पास मिलता है, पुस्तक से नहीं मिलेगा। बच्चों को आप पुस्तक से सिखाओगे तो वो सामान्य होगा। बिटवीन द लाइन्स सिखाने का है या फिर है वो बहुत महत्व का है। जो लाइन से सीखते हैं वो नहीं, उसको अर्थ विज्ञान नहीं कहते। अर्थ विज्ञान किसको कहते हैं? जो बिटवीन द लाइन्स है, जो वहां पर उल्लेखित नहीं है। वो एक स्तर पर जाना पड़ता है, अपने आप को ले जाना। आप भी बच्चों को, ये जीवन परिवर्तन का कार्यक्रम है, कोई शिक्षण परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं है कि आप मेकोले शिक्षा से उठा लोगे और गुरुकुल में डाल दोगे तो कोई बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि ऐसा होता तो आसान काम तो कोई जरूरत ही नहीं थी। गौशाला करते और गुरुकुल खड़ा कर देते, कोई ना कोई चंदा दे देता, हो जाता गुरुकुल। हो ही जाता है ना। बेकार जमीन पड़ी है तो फोन आते हैं तो क्या पूछते पता है? गुरुकुल करना है। तो मैंने कहा गुरुकुल करना है? हाँ। मैंने कहा है सब कुछ? तो सब कुछ है। तो क्या क्या है? वो बोले जमीन एक जगह 5 बीघा पड़ी, ऐसे भी इसमें कुछ उगता नहीं है, ऐसी जमीन उसको गुरुकुल देनी। उगता है वो जमीन देने में घाटा है, देखिएगा। उगता है वो जमीन गुरुकुल में देने से घाटा है, क्योंकि उसमें तो हम उगाएंगे ना गेहूं, बाजरा, ज्वार वगैरह। तो 5 बीघा जमीन पड़ी है, 5 डोनर तैयार है, बराबर। और मैं हूँ रिटायर्ड, कोई काम है नहीं। अब जब तक मेरे गन्ने में रस था तब तक तो मैंने किसी और के लिए वो निकाल दिया, बराबर है। अब वो गन्ने से छुआ हो गया है पूरा, अब निकाल लिया है। समाज ने निकालना था उतना, बाप बेटों ने निकालना था उतना निकाल लिया। अब मैं खाली हूं, अब आप पूरा उपयोग करें, बराबर है। अब आप मेरा उपयोग करें। अब मैं ऐसे छोटा हूं, वर्ली कंपोस्ट अच्छा बन सकता है, इससे कंपोस्ट अच्छा बन सकता है। वो मैं जागरूक लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कोई काम नहीं करना है। वो क्या बोलते हैं? गुरुकुल करने। क्या करोगे? जमीन है, गौशाला है, बस आचार्य की जरूरत है, वो सार्वत्रिक है। अब आप ये कह रहे हो कि शादी तय है। क्या है शादी तय में? बोले कि वाड़ी रख रही है, पैसे भी दे दिए हैं, गौर महाराज का भी फाइनल कर दिया है, लिस्ट भी पूरा बन गया है, क्या क्या वस्तु चाहिए वो भी सब ले ली। अब क्या? बोले दूल्हा ही बाकी है, बस बाकी शादी कंप्लीट, शादी फाइनल, दूल्हा बाकी है। अब वो आचार्य को कितना नजरअंदाज करेगा? उसको ये लगेगा कि मेहुल भाई कोई 10,000 वाला आदमी पकड़ कर दे देगा और मैं उससे काम करवा लूंगा संस्कृत का वगैरह का, वो सीख कर आएगा कहीं से 10-12 हजार में, तो बाकी सब महंगा है, ये सस्ता व्यक्ति, ये सस्ता बाकी है, महंगा सब कुछ हो गया। जमीन महंगी है हो गई, गौशाला महंगी है हो गई, बाकी सब कुछ महंगा हो गया। अब सस्ता आचार्य बाकी है, कोई सुदामा मुझे मिल जाए
तो उसको मुफ्त में खोली दे दूं और वो पत्नी के पास गुलाम रहकर रहे, और ऐसे कोई आचार्य आपके ध्यान में हो भारत भर में, ताकि मैं उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकूं। अब वो रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके और ऐसा वो आचार्य रहा तो वो क्या दे पाएगा बच्चों को? आप विचार तो करो, वो किस स्तर की बात कर रहा है कि बोल मैं व्यवस्था करूं रोजी रोटी की। मतलब वो इतना करीब नीचा आदमी हो कि उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए, और वो गुरुकुल की आचार्य की बात करते हैं। बस एक बाकी है और वो मुझे जिम्मेदारी देते, ऐसा आप ढूंढ दो मुझे। तो भाई मैंने कहा मैं एजेंट नहीं हूं इस तरह का, बराबर है कि भाई मैं आप मुझे बताओ और मैं ढूंढ दूं, और बोले आपका भी थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, बराबर है, ये भी साथ में कह दे, बराबर है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा एजेंट नहीं हूँ भाई, मैंने एजेंसी नहीं ली है गुरुकुल खोलने की कि चलो आपको गुरुकुल खोलना है तो फ्री ऑफ चार्ज, वो क्या कहते हैं उसको, टोल फ्री नंबर घुमाओ, बराबर है। और इसलिए मैंने स्टाफ रख दिया हो कि चलो भाई लगा दो टोल फ्री, कॉल आएंगे आपको, बराबर कि भाई गुरुकुल खोलना है। तो गुरुकुल की गरिमा को समझो। मैंने कहा कि पहले कुछ न करो, जमीन नहीं लोगे चलेगा, 4 दिन की शिविर करो। वो बोले ऐसा समय मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा इस जन्म में आप गुरुकुल को भूल जाओ, फिर दूसरा काम पकड़ लो, कोई भी अच्छा काम हो। 4 दिन आपके लिए समझने के लिए आपके पास यदि समय नहीं है, ये छोटी ये बेकार व्यवस्था के लिए, तो इसमें काम मत करो। समझने के लिए आपके पास इसका यदि नहीं है तो फिर आप भूल जाओ, इस जन्म में आप भूल जाओ इसको। या तो कोई आपकी आह में आह मिलाने वाला आ जाएगा, 4 डोनर के फोटो आप रख दोगे और रोज भीख मांगते रहोगे, ग्रुप बना कर 2 पलंग चाहिए, 4 सेटी चाहिए, 4 और खुद के पास पैसा होगा, गांव के पैसे मांगते रहोगे कि 4 पंखे नहीं है, 5। इस तरह से आप कोई क्रांति खड़ी कर पाओ, इसमें कोई दम है बातों में? ये कोई गुरुकुल की बात है? कोई ये रोने धोने का बात है? 4 पंखे चाहिए और वो ग्रुप बनाकर वो रखता है। और कोई बच्चे भविष्य में जो बड़े महान व्यक्तित्व जिसपे घटित हो सकता है, इसके लिए ये स्तर पर आप कर रहे हो। बंबई में कार्यक्रम रखा था गुरुजी ने, वहां गुरुजी प्रवचन देने को गए थे, बहुत लोग और भी आए थे और 4 संस्था वालों ने एक समान कहा वहां पर। हमारे शहीद कारगिल में लड़ रहे थे 1999 में, वहां के लिए प्रवचन गुरुजी का रखा था। वहां पर नाचने वाले लोगों को बुलाया था, एक्ट्रेस को बुलाया था, एक्टर को बुलाया था, क्योंकि फंड लेना था। तो गुरुजी ने कहा कितनी पतन की बात है, कोई मेरे लिए लड़ रहा है वहां पर, मेरे देश के लिए लड़ रहा है, उसको पैसे देने के लिए किसी का नाचने का कार्यक्रम रखना पड़े, तो ये पब्लिक बिल्कुल मूर्छित है। इसका पैसा ही नहीं लेना चाहिए। जब कोई मेरे लिए लड़ रहा है, कोई मेरे लिए काम कर रहा है, तो कितनी भी लाइन बड़ी हो, मेरा उस लाइन में क्रम होना चाहिए देने के लिए, कि मेरा सबसे बड़ा न्योछावर मैं मेरा दूंगा और वो लाइन में खड़ा रहकर दूंगा। वो लाइन के लिए आप किसी को नाचने के लिए बुलाना पड़े, पार्टी करनी पड़े, तब तो हमारे जीवन की पतन की पराकाष्ठा का कोई अंत ही नहीं है। इतनी पराकाष्ठा में हम जी रहे हैं, उसके लिए फंड करना है और कोई नाचने वाले को बुलाना पड़े, गुरुकुल का के लिए कुछ करना है और आप किसी को बीच में रखना पड़े दलाल को, तब तो आप विचार के पुजारी कैसे हो? कैसे मस्तिष्क है कि कोई एक और व्यक्ति को बुलाना पड़े जिसकी बिल्कुल न्यूनतम चेतना है? तब तो हमारा कोई स्तर ही नहीं है, विचार को ही समझ नहीं पाते कि ये विचार के ऊपर मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए, मेरा दायित्व क्या होना चाहिए। और जब तक हम ये नहीं सीखते, बच्चों को ये नहीं सिखा पाएंगे हमारा दायित्व क्या है। तो ये 7वां गुण और अंतिम और 8वां गुण में बताता हूं, वो है तत्व ज्ञान। अर्थ विज्ञान यानी बिटवीन द लाइन्स का जो बात है वो अर्थ विज्ञान में आती है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है कंक्लूजन, एकदम पर्याय जिसको कहते हैं, बराबर, सार जिसको कहते हैं, पूरे के पूरी वस्तुओं का सार क्या है, बराबर है, वो आपको आना चाहिए। कोई बातें बच्चों में प्रवचन के रूप में नहीं, सार के रूप में सिखाएं। कंक्लूजन क्या है? इतना कहने पर मेरा कोई कंक्लूजन होगा जो आप समझ पाएंगे। मैं कहूंगा नहीं ये कंक्लूजन है, वो आपको निकालना होगा कि मेरा जो कहने का जो कंक्लूजन क्या था, इसमें से पूरे के पूरे व्याख्यान में कंक्लूजन क्या था, क्या कहना चाहता था, बराबर है। कोई वस्तु क्या कहना चाहता था, मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता था, इससे मैंने क्या लिया,
बच्चों को ये श्रेष्ठ रीति से आपको सिखाना है। कंक्लूजन क्या देना है उसको, कंक्लूजन अंतिम क्या है, सार क्या है उसका। और ये एक बहुत बड़ी युक्ति है। इतना करने के बाद बच्चों को मैं क्या करूंगा, वो सार है। स्कूल में जाएगा क्यों पढ़ाएंगे, यहां डालेंगे क्यों डालेंगे, ये क्यों, सार क्या है। तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, यानी कि सार पाठ। ज्ञान का जो सार है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो ये बुद्धि के 8 गुणों के बारे में हमने देखा। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान। सुनने की इच्छा, श्रवण, श्रवण के बाद ग्रहण, ग्रहण के बाद धारण, धारण के बाद ऊह यानी कि अनुकूल तर्क, उसके बाद अपोह प्रतिकूल तर्क निराकरण, अर्थ विज्ञान बिटवीन द लाइन्स, और तत्व ज्ञान यानी कि सारभूत भाग। ये 8 गुण जो बुद्धि के होते हैं, उसी से पूरी प्रक्रिया हमारी चलती रहती है आदान प्रदान की। वो आदान प्रदान की प्रक्रिया हम सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे, हम अपने जीवन में उसको लाएंगे। यहां से जाने के बाद हम पहला ये रखते हैं कि आप अपनी डायरी बनाकर कुछ बातें यहां से जो सीखी है वो कल से ही आप अप्लाई चालू, कल से अपने जीवन में उसका व्यवहारीकरण करो, तो बच्चे भी करने लगेंगे। सपोज अग्निहोत्र सीखते हो तो अग्निहोत्र का प्रायोगिकरण करना कल से ही शुरू करना है, बराबर, तो बच्चे भी करने लगेंगे। ये एक बात हुई, ऐसी 5 बात। तो ये अभी बुद्धि के 8 गुणों की बात पूरी होती है। 2 व्यक्ति का, ऐसे तो बहुत सारे लोग परिचित आए हैं, लेकिन 2 व्यक्ति का मैं विशेष करूंगा। एक तो ऋषिक भाई है और उनका परिवार आया है, वो खड़े हो जाए। ऋषिक भाई और मासी ऋषिक भाई, ये भाविन भाई, दूसरे भाविन भाई कहीं थे, भाविन भाई आए, हाँ, एक बार उनको नमस्कार मुद्रा में सब लोग नमस्कार करें, ताली से उसका अभिवादन करें। बच्चों के लिए भाविन भाई आए हैं, भाविन भाई आए तो भी खड़े हो जाए, जी नहीं। ऋषिक भाई और मौसी ये सूरत से खास बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं, संस्कृत संभाषण अच्छा सिखाते हैं, वो बैठ जाए। अनु परिवार की तरह उनका परिवार में मैं रुकता हूँ, तो बहुत ही संवादी परिवार है और वो पूरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट हमारा सूरत में चल रहा है, वो सूरत में वहां पर वो अपनी सेवा देते हैं हर मंगलवार को एक दिन। ऐसे लघु गुरुकुलम हमको अनेक जगह पर करने हैं, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम करने वाले हैं पूरे के पूरे, तो आप वहां पर कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अंशु दीदी जी आए हैं, अंशु दीदी जी खड़े हो, मेरे साथ सिंगापुर प्रवास में और अनेक जगह पर प्रवास में होते। हमारा संस्कृति आर्य गुरुकुलम का जो संस्कृति आर्य बालशाला का पूरा कंसेप्ट है, वो उन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन किया है मॉडर्न की तरह। संस्कृति आर्य 3 से 5 साल के बच्चों की प्री स्कूल कैसे चालू है, वो बहुत जरूरी है। मैंने बताया, वो पूज्य गुरुजी विश्वनाथ गुरुजी ने उस समय बता दिया था कि प्री स्कूल की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। प्री स्कूल की व्यवस्था कैसे करेंगे, वो पूरा एक पंचकोश आधारित अभ्यासक्रम है, बराबर है, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग किया है। 3 से 5 साल की जब तक नहीं होगी तब तक गुरु शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। तो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल कैसे कर सकते हैं, उसका एक पूरा अभी तक चालू नहीं हुई, अभी तक पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो होने के बाद अब शुरू करेंगे अनेक जगह पर। तो इसके लिए उन्होंने पूरा ड्राफ्टिंग कर दिया है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, उसका परिचय मैं बाद में दूंगा। जैसे योगेश भाई है, उसका अगले सत्र में परिचय दूंगा। और अब दिनेश भाई आए हैं, दिनेश भाई आप खड़े हो जाए। यहाँ पर हेमचंद्राचार्य गुरुकुल पे हरडीकर दादाजी थे, उनके पास उनको आयुर्वेद में अच्छा उनको ज्ञान है और बहुत सारे सेशन में वो आते रहते हैं। महाराज साहिब, जैन महाराज साहिब के बहुत सारे अंगत में ज्ञान का काम करते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है आयुर्वेद का, उसमें डॉक्टर भूमित माकड़िया साहिब वो खड़े हो जाए।
आज हमको सेवा देने वाले हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में सूरत नाजर आयुर्वेद कॉलेज में बापालाल बापा जहाँ पर थे तो वहाँ पर से वो पास आउट हुए हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा उनका मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। तो जो लोग चिकित्सा कराना चाहते हैं वो लोगों को क्रम मिलेगा। मैंने कल बात की थी आपको, और उनकी पत्नी जो पूजा दीदी है, दोनों चिकित्सक है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम से शायद 3 साल से सारा चिकित्सा का कार्य वो संभालते हैं। मुझे बाहर जाना बहुत होता है तो वो संभालते हैं, और बाकी की हम चर्चा करते रहते हैं बहुत बार। पूजा बहन है वो अग्निकर्म, उनकी पत्नी है पंचकर्म, और खास करके जो अग्निकर्म होता है आयुर्वेद में उसमें बहुत उसकी कहते हैं कि क्रिया सिद्धता है। तो कर्म सिद्धता उसकी पत्नी की है अग्निकर्म में। बहुत जगह पर सिस्ट या ओवरी में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो जो सिस्ट या फाइब्रोइड्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी जगह पर अग्निकर्म होते हैं जो बहुत सेंसिटिव प्लेस होते हैं, उसमें भी उनकी पत्नी अग्निकर्म पूजा बहन करती है सक्सेसफुली। और बहुत लोगों के अग्निकर्म उनकी पत्नी यानी कि पूजा दीदी ने किए। उमित साहब ने भी बहुत सारे केस कॉम्प्लिकेटेड भी हैंडल किए हैं आयुर्वेद की रीति से। तो दोनों हमारे संस्कृति गर्भ संस्कार केंद्र में सेवा देते हैं पुमित सर और पूजा दीदी दोनों। आपके जो ऑनलाइन चिकित्सा के फॉर्म आते हैं वो देखते हैं, बाकी के कुछ नहीं देखता हूँ। जो गर्भ के या तो फिर बच्चों की समस्या के होते हैं तो वो आज आपको जो भी चिकित्सा की समस्या है उसका नाम आपको लिखवा देना है। जो चाहते हैं तो चिकित्सा कराना वो उनका क्रम से वो वहां पर आएगा और वो एक एक क्रम से जाएंगे। तो अब समय हुआ है हमारा, थोड़ा ब्रेक लेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में आप वापस आएंगे। अंशुबेन कुछ कहना है? आज एक मिनट आ जाए। हाँ आइए। जो 10-15 मिनट का अवकाश है तो माता के सत्र से पहले उसमें आप लोग भोजन के लिए जो टोकन की व्यवस्था है तो भाई जो है रसोई घर के आगे जो स्थान है वहां से आप लोग कृपया उसी डेट में वो टोकन कृपया एकत्रित कर लें। भोजन सत्र के बाद होगा तो उसके लिए निवेदन है कि जो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक है इसमें कृपया आप लोग टोकन कलेक्ट कर लें। रसोई घर के सामने ही भाई बैठे हैं, वो आप पीछे उनसे पहचान भी कर सकते हैं, वो पड़े आप वहाँ से उनसे अपने लिए बच्चों के लिए जिस बात से आप आए। इतना ही निवेदन, धन्यवाद। तो ठीक है, तो अभी 3 बातें। एक तो गुरुकुल पे एडमिशन लेने वालों के नाम लिखाने हैं जो शुरुआत में मैंने बताया था। दूसरा तो चिकित्सा के लिए नाम लिखवाने हैं, वो भी लिखवाने एक को। और तीसरा ये टोकन लेने का। 3 करेंगे तो 20 मिनट लगभग जाएगी। तो 20 मिनट के बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे, बराबर है। 20 मिनट का समय है जो आप फ्रेश होकर यहाँ पर आ जाएंगे 20 मिनट के बाद।